ओके हाँ जी, तो पहले डीपीपी नंबर 3 क्योंकि ये वर्क है, तो डीपीपी नंबर 3 में बोलो आंसर की। तो मैंने तो आपने कहा था 42 एंड 45 अभी करवाएंगे। 42 एंड 45 तो हो गया था ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हाँ हाँ वो हो गया था ना नहीं, 42 बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ कर लेंगे, वो भी आज एंड में आ जाएगा। उसके अलावा अच्छा, बताओ और कौन। 42 और 57 एक ही सेम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ में जितने फैक्टर हैं आज सारे एक साथ बताऊंगा। ठीक है। 53 में मुझे 15 सिग्मा बॉन्ड्स ही मिले, 16 नहीं मिले। इसमें 53 में 53 हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन सैलिसाइक्लिक एसिड, फॉर्मूले से ही देख लो ना। फॉर्मूला सैलिसाइक्लिक एसिड का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, वैसे तो छोड़ दो, ऑर्गेनिक में आ जाए वो तो मतलब फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करना है, उसमें कुछ खास नहीं है। क्या अच्छा। फॉर्मूला था इसका, गूगल पे मिला होगा ना। मैंने फॉर्मूला नहीं देखा, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे गई थी। नहीं तो पहले उसका फॉर्मूला ले लो ना। ठीक है, एक सेकंड में गूगल कर रही हूँ। हाँ फॉर्मूला लो उसका पहले, सैलिसाइक्लिक एसिड का। E6H4OH COOH, ये है ना इसका फॉर्मूला। हाँ हाँ तो ये तो बहुत आसान होता है, ये बेंजीन रिंग होती है यहाँ। C7 हाँ सी, अच्छा हाँ ठीक यहाँ है पे सी। OH और COOH लगा रखा है। बेंजीन रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग ये होती है, दिस इज बेंजीन, हाँ ठीक है ना। हाँ और इसमें OH और COOH इसने लगा रखा है, तो वैसे देखो बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग होती है। पहले बेंजीन रिंग में कैलकुलेट कर लो कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड 6 तो दिखाई दे ही रहा है, हाँ और हर एक जगह मेरे ख्याल में CH होगा, जैसे ये वाला जो कार्बन है इसके पास क्या है 1 2 3 और ये 4, हर जगह CH है ना। हाँ हाँ तो 6 हो जाए 12 सिग्मा हो गए, हाँ 12 सिग्मा हो गए। 12 सिग्मा हो गए। अब क्या करना है, अब 12 सिग्मा हो गए तो बस ये CH को रिप्लेस करके ये लगाया है, तो अब इसमें कितने सिग्मा है, एक सिग्मा बॉन्ड है, हाँ तो एक सिग्मा और ऐड हो गया। अभी COOH में कितने सिग्मा बॉन्ड और अच्छा पाई वो बॉन्ड है, COOH में पाई बॉन्ड कितना है, एक पाई बॉन्ड, तो +1, हाँ ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, एक पाई बॉन्ड हुआ, और सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 1 2 3 प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड, तो देखो 3 + 1 4 + 12 हो गए ना 16 सिग्मा, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 और 1 4 पाई बॉन्ड हो गए, 16 सिग्मा 4 पाई बॉन्ड, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, और बताओ। एक सेकंड में नोट कर लेते हैं। हाँ आराम से बताओ, रिवीजन डीपी में थोड़ी सी डिफिकल्ट आएंगी। हाँ डिफिकल्ट है और मैं कर भी नहीं पा रही थी कुछ, तो हाँ मतलब मुझे लगा कि मुझे रिवाइज करने की काफी जरूरत है। अच्छा ओके, मतलब रिवीजन डीबी करोगे तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब आधा घंटा नोट्स रिवीजन, उसके बाद वो अटेम्प्ट होगा, उसको हाँ अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो नहीं पढ़े हुए होंगे, जैसे हाइड्रोलिसिस है, इसमें हाँ हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस हुआ है। है आपने, तो वो मैं आज बता दूंगा। तो वो ऐसी काफी सारी चीजें रिवीजन डीबी में आती जाएगी। ठीक है। अच्छा कल और टेस्ट भी है ना अपना। हाँ कल टेस्ट है। ठीक है, हाँ ये नोट कर दिया। हाँ 57 का 57th वाला को। 57 तो 42 ही है, रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ 57 रिपीटेड क्वेश्चन है, 42 और 57 सेम है। 42 57 पर नहीं, एक सेकंड मुझे एक चीज पूछनी थी हाँ कि नहीं मुझे परसेंटेज एस कैरेक्टर ऊपर जाता है तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ऊपर जाती है ना। हाँ बट दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स इन बॉन्ड स्ट्रेंथ, वही तो मैंने बताया ना, सारे फैक्टर्स में एक साथ बताऊंगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के, वो एक फैक्टर ओके है। ओके ओके, तो 57 ओके। वो तो 42 के साथ होगा। हम्म ठीक है, फिर 59 समझ में नहीं आया मुझे, तो sp2 हाइब्रिडाइज दोनों लग रहा था। C2CnO4 बना के देख लेते हैं, चार तो साइनाइड्स हैं 1 2 हाँ 3 4, और C2 C2 कार्बन और एक और कार्बन, दो कार्बन हाँ में 4 साइनाइड लगाने हैं, तो 1 2 1 2, अब 1 2 और ये 3 और 4 ऐसे बनेगा। हाँ
sp2 और sp हाइब्रिडाइज नहीं लग रहे हैं। ये जो साइनाइड है, साइनाइड तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसा क्यों? अरे कार्बन जहाँ डबल बॉन्डेड हो जाता है, कितने सिग्मा हुए? 1 2 3 3 सिग्मा, तो sp2 ही 3 तो, सिग्मा। हाँ तो x3 हुआ ना ये, हाँ AX3 हुआ तो हाँ sp2 हुआ, हाँ ठीक है। और पर ये x हुआ। एक सेकंड, सॉरी, हमें पर सेंट्रल एटम का ही बताना है ना। हाँ एक सेकंड हाँ मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। हाँ, तो कार्बन सेंट्रल एटम है बट दो अलग अलग तरह के कार्बन है ना। नहीं पर CN का हम क्यों बताएंगे? क्योंकि दो अलग, कार्बन इज द सेंट्रल एटम और दो अच्छा अलग दो अलग, कलर, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए ठीक है। दो कैटेगरी है कार्बन का। हाँ ओके, तो ये sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। हाँ सी फिर 61 2s एंड 2s ऑर्बिटल सबसे ज्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट। 61, हाँ जी, 2s एंड 2s मतलब मुझे ये वाला 2p 2p क्यों होता है? वो भी वही 57 के साथ में ही होगा, 57 वो और इसी के साथ तो वही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक्चुअली आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ओवरऑल कैसे डिसाइड होता है वो क्लियर होना चाहिए ना अपने। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है, साइज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, HF HCl HBr HI में पड़ा हुआ है, डेल्टा En बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, परसेंटेज कैरेक्टर, सारे एक साथ लिस्ट आउट करने पड़ेंगे। अच्छा। फिर 63rd वाले ये तो AX2E2 बन रहा है, तो फिर ये 109 C से थोड़ा कम ही होगा ना? एक मिनट, बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ईथर किसका, हाँ एटम कौन है? इसका सेंट्रल एटम O है। एक मिनट, नहीं उसने वो CH3 OCH3 ठीक है, लेकिन उसने जो लिया हुआ है वो शायद कार्बन का लिया हुआ है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन का लेगा अच्छा तो अलग आएगा 63 ना। हाँ वो सी ऑप्शन दिया, बट वही है कि क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईथर, हाँ मतलब एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट है कि बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सा किसका, क्योंकि वो तो आप कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के अगेंस्ट में निकाल सकते हो, सेंट्रल एटम के अगेंस्ट में हमेशा बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। अगर मैं ऑक्सीजन के अगेंस्ट में निकालूंगा तो इट विल बी लेस देन 109 डिग्रीज 28 मिनट ऑफ कोर्स। हाँ इसके अगेंस्ट में निकालूंगा तो इक्वल टू 109 डिग्रीज 28 मिनट, तो ओ इनकम्प्लीट ओके। है। ये बहुत पहले से शीट में चले आ रहे हैं, ये अभी तक कहीं पे भी, इवन फेस वेस की भी शीट में अभी तक करेक्शन नहीं हुआ। ये करेक्शन मैं 3-4 बार करवा चुका हूँ, ये हर बार बेसिकली इनकरेक्ट होके आ जाता है। ये करेक्शन मैंने पहले भी करवाया कि किसके अगेंस्ट में निकालना है वो मेंशन करना यहाँ पे जरूरी है। हाँ और 73 मोर देन 1 सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। किसमें 73 मोर देन 1 सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल होता है? 73 में नहीं, ऐसा होता तो नहीं है। इंडिकेट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताने हैं तो सिग्मा बॉन्ड हैज नो फ्री रोटेशन, ये तो सही है। p ऑर्बिटल ऑलवेज है, p ऑर्बिटल ऑलवेज है ओनली साइडवेज ओवरलैप, क्यों p ऑर्बिटल ऑलवेज है ओनली साइडवेज ओवरलैप, हाँ तो ये रॉन्ग है ना। ये सेकंड वाला हाँ तो रॉन्ग दिया हुआ है, सही है। 73 में ए दिया हुआ है इसने कि सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड, अरे तो हाँ सही है ना, ए वाला भी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हैज नो फ्री रोटेशन अराउंड इट्स, एक मिनट, सिग्मा बॉन्ड हैज नो फ्री रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, तो गलत है। हाँ ये गलत है। सिग्मा बॉन्ड का तो फ्री रोटेशन होता ही है अराउंड इट्स एक्सिस, तो ये वाला तो मतलब ये हो ही गया। और सेकंड ऑप्शन p ऑर्बिटल ऑलवेज हैव ओनली साइडवेज ओवरलैप, ये भी तो गलत है ना, p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड भी तो हाँ बनता है वही, तो ये भी s गलत। ऑर्बिटल नेवर फॉर्म pi बॉन्ड, ये तो सही है क्योंकि नॉन हाँ डायरेक्ट होता है। और देयर कैन बी मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू, अरे तो एक, वो ये थोड़ी कह रहा है कि एक एक्सिस के अलोंग, अरे भाई CH2 और आप एक काम करो, ये पहले तो CH4 लो, ये लो, ऐसे ले लो, ये दो एटम के बीच में दो सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा नहीं दिख रहे हैं क्या? एक सिग्मा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा।
तो कार्बन कार्बन के बीच में 4 सिग्मा बॉन्ड हुए ना इसमें, ओ हाँ हो सकता है। हाँ ओ ओके एक एक्सिस के अलोंग नहीं हो सकता। हाँ ठीक है। हाँ, बस इतना ही है। 82 का आंसर नहीं दिया था। 82 क्या है? बेंट आएगा। Identify the type of hybridization and draw the structure of F2O. वो तो sp3 बेंट शेप। हाँ एसपी बेंट शेप sp3 बेंट शेप सही है। इसका क्या RDPP1? RDPP1 मैंने बहुत सारे नहीं किए इसमें। कोई बात नहीं, वन बाय वन करना शुरू करते हैं। आंसर की तो है शायद मेरे ख्याल में आपके पास। हाँ है। ठीक है, चेक करना स्टार्ट। पहला वाला मैंने फोर्थ नहीं किया था। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ। फोर्थ। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, नहीं नहीं फर्स्ट वाला नहीं, फोर्थ वाला मैंने नहीं किया था। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हाँ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। वो भी हो गया। 3 भी हो गया। 4। अच्छा, फोर्थ। Bond length of F2 is suffer than Cl2, but FF bond is weaker than Cl2 bond। तो ये कह रहा है कि अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो जो F2 की बॉन्ड लेंथ है वो Cl2 से कम है, राइट? हाँ लेकिन FF bond is weaker than ClCl। जो FF bond है वो ClCl से, अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, then FF bond is weaker than ClCl bond, weaker than ClCl bond। ये बॉन्ड्स किसके बॉन्ड्स क्या कह रहा है? FF bond length of F2 is less than Cl2, but FF bond, ये misprint है, FF bond is शॉर्टर। नहीं, ये तो बेसिकली ये फिर से बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ तो क्लियर ही है, वो तो साइज है, तो बॉन्ड लेंथ तो कम बॉन्ड होगा। स्ट्रेंथ इज इनवर्सली ना। नहीं, अभी अगेन बॉन्ड स्ट्रेंथ में जब तक किसी भी चीज के सारी चीजें एक साथ नहीं निकालो तब तक उस पर कंक्लूजन मत निकालो, क्योंकि बात एक आंसर की नहीं है, वो बेसिकली अननेसेसरी हेडेक वाला काम हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होगा कि एक फैक्टर लेके घूमोगे और कौन सा कहाँ अप्लाई करना है वो सब कंफ्यूजन हो जाएगा, मतलब नहीं बनेगा। I'll tell you very transparent answer to this। आपके इवन पेज में भी पढ़ने के बाद काफी सारे एंड में बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं ना, कोटा में और बॉम्बे की स्टडी पैटर्न में आज भी जो डिफरेंस है वो यही तो डिफरेंस है कि जैसे एक क्वेश्चन का आंसर निकालना है, इसका बता दिया परसेंटेजेस कैरेक्टर से, इसका बता दिया भाई साइज से। अब बाद में जाकर के स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि यार कौन सा फैक्टर कहाँ लगाऊं, एक चीज 5-6 फैक्टर, और उसके बाद में सी बड़ी फनी सी चीज है जो एक्चुअल रियलिटी है ना, दैट इज व्हाई, मतलब मेरा यू मे से मी हैज अ लिटिल बिट ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ पर्सन, बट आज भी जो ट्रेडिशनल फैमिलीज के कल्चर्स है ना, मैं उसको बहुत हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। आई टेल यू व्हाई, कम से कम उसके अंदर आज भी ऐसा है कि बच्चे पेरेंट्स की बात एक पर्टिकुलर लेवल तक तो मानते हैं। बॉम्बे में वो कल्चर खत्म हो चुका है, और वो जो मानना है ना, उस मानने की वजह से बहुत सारी चीजें डिसिप्लिन रहती हैं, थोड़ा हार्डवर्क करते हैं। अभी जो यंग जनरेशन आई है, जितने आईटी वाईटी से पास आउट हो रहे हैं, हम लोग तो कैंपस प्लेसमेंट करते हैं, अरे इतने नालायक लोग हैं कैंपस करके देने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करते किसी। आज भी जो सर आपकी आवाज कट गई थी। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ 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 आपकी आवाज बीच में कट गई थी। हाँ यू वर सेइंग कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन रहता है। राइट। तो एक मिनट, अभी आपका सिग्नल सही हो गया, वो मुझे यहाँ पे आपका सिग्नल दिखाई देता रहता है, आपका पारुल आईपैड में अभी सिग्नल सही हो गया है, बीच में रेड हुआ था, नाउ इट इज फाइन। हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि ये जो इश्यूज हैं वो किस वजह से हैं, जैसे पेस के जो फिर गया। हाँ, कैन यू हियर मी? अभी तो आवाज आ रही होगी, अभी तो आपका सिग्नल सही आ रहा है। या ना अभी आ रही है ना आवाज? अब सही अभी एकदम परफेक्ट है ना? आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ अभी ठीक है ना, वो बीच में आपका सिग्नल अप्स एंड डाउन हुआ था, वो आपका सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहा था। हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग, अभी जैसे पेज में फिर गड़बड़ हुआ कुछ नहीं, ठीक है, आपका सिग्नल थोड़ा आ जा रहा है, लेट मी चेक। यू कैन हियर मी वेरी क्लियरली नाउ? यू कैन हियर मी क्लियरली? आई कैन हियर यू। हाँ हाँ दिख रहा है। ओके, एक मिनट रुको, इस पर अब करता हूँ मैं। हाँ अभी ठीक है? ओके, सो
I was telling basically not only PACE, even कोटा में जितने भी कोचिंग्स है ना, जहाँ पे लार्ज स्पैन हो गया है, जहाँ पे करीब 50 प्लस फैकल्टी मेंबर्स काम करते हैं, वहाँ पे यही तो इशू हो गया. इवन फॉर द ओनर्स, लाइक प्रवीण सर हिमसेल्फ इज वन ऑफ द बेस्ट डेडिकेटेड पर्सन एवर आई हैव सीन. बट बेसिकली आगे जाके फैकल्टी मेंबर अगर मेहनत करके नहीं आएगा ना क्लास में, उनके खुद के हाथ में कुछ नहीं है यार. अब किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना बेसिकली. और ये इशू केवल कोचिंग में नहीं, कोचिंग में थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि बच्चों के भविष्य से रिलेटेड हो जाता है. अदरवाइज पूरे इंडिया में आप डैड से पूछना, पूरे देश की इकोनॉमी इसलिए परेशान है क्योंकि लोग काम नहीं करते. well, this is strange but this is the actual reality of this country कि लोग काम ही नहीं करते हैं बेसिकली. और वो काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इंडिया से जो ओल्ड कल्चर था ना वो खत्म होता जा रहा है. बॉम्बे में देखो, आपने बहुत सारे बच्चे तो पेस में देखे होंगे, वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं. वो काम क्या करेंगे आगे जाकर? Which is the actual reason of overall decline in India. चाहे वो अब कोचिंग में ये चीज ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई देता है कि अरे यार यहाँ पे सर्विसिंग नहीं. अब वो करेंगे कैसे? प्रवीण त्यागी सर या भरत पारिक सर डंडा लेके थोड़ी घूमेंगे फैकल्टी के पीछे कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करके आते हो. दिस इज द एक्चुअल रीजन. क्योंकि आज जो भरत सर पढ़ा रहे हैं या जो अंशुल सर पढ़ा रहे हैं या जो मैं आ रहा हूँ, अरे ये लोग भी बड़े आराम से पढ़ा, इसका 80% तो पढ़ा सकते हैं, 70% तो पढ़ा सकते हैं. Right? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको एक व्हाट्सएप भेजूंगा. मैंने कल अपने एक फ्रेंड को भेजा था, ही इज आल्सो फैकल्टी मेंबर इन केमिस्ट्री. मैं topper.com की वेबसाइट कल देख रहा था. अब एक क्वेश्चन का आज की डेट में भी उन्होंने वहां पे आंसर सही दिया हुआ है, उसका लॉजिक गलत दिया हुआ है. अभी जो ये अपन ने पढ़ा था ना, थर्मल स्टेबिलिटी जो लैटिस एनर्जी और आयनिक कैरेक्टर से डिसाइड करते हैं. यू वोंट बिलीव, साइज डिक्रीज हो रहा है और उसने फिर भी लिखा हुआ है कि हाँ साइज कम हो रहा है और लैटिस एनर्जी फिर भी बढ़ रही है. इट इज हॉरिबल. topper.com जिसने वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग रेज की हुई है, जैसे आपके डैड इन्वेस्ट करते हैं उस तरह की फंडिंग रेज की हुई है, उसके बाद उसका फैकल्टी मेंबर इतना बेवकूफ है, उससे बेटर तो आप बता दोगे कि भाई साइज कम होता है तो लैटिस एनर्जी कम होती है, बढ़ती नहीं है. उसने लिखा हुआ है कि नहीं बढ़ती है. और जबकि एक्चुअल में उसको जो अभी RDPP 1 में नहीं तो 2 में मैंने यहाँ डाला ही हुआ है, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट बी है ना, यहाँ पे बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी जो OH ग्रुप है वो इसको लैटिस एनर्जी से डिसाइड कर रहा था और वो एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता. वो करना था उसको आयनिक कैरेक्टर से क्योंकि ये मॉलिक्यूलर एनायन है. तो वो अब उसकी प्रॉब्लम ये थी कि आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा था, लैटिस एनर्जी से उसका आंसर एक्सप्लेन होगा ही नहीं. तो उसमें ये लिखा हुआ था उसने कि लैटिस एनर्जी में साइज अगर बढ़ रहा है तो भी लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है. यू कैन सी हाउ हॉरिबल इट इज कि मतलब कैपिटल की कोई कमी नहीं है, इन्वेस्टर्स ने कैपिटल डाला है फिर भी लोग मेहनत ही करने को तैयार नहीं है. आप क्या कर लोगे उसका? मतलब ये हेल्पलेस सिचुएशन है, एक्चुअली कंट्री की हेल्पलेस सिचुएशन है. इसमें सीनियर लोगों के हाथ से बाहर जा चुकी है बातचीत. मतलब आपके डैड के पास इसीलिए एक लाइन से इतने सारे प्रपोजल्स आते हैं, उनको दिखाई नहीं देता कि यार कोई ढंग का प्रपोजल है, मतलब इन्वेस्ट किसमें करें. At the end of the day, that is which is very grim situation. India is a developing country, लोगों को मेहनत करनी चाहिए, यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया. It is actually become reverse. यहाँ पे लोगों का ये है कि अरे छोड़ो ना यार, 50-60 हजार सैलरी मिल जाती है तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि ठीक है यार 20-25 हजार में खर्चा चलेगा, बाकी टाइम जूह चौपाटी घूमेंगे. थॉट प्रोसेस ही एक्चुअली इतना लिमिटेड है. लोग सोचते हैं 4-5 साल ऐश करेंगे फिर सोचेंगे लाइफ का क्या करना है. हाउ हॉरिबल इट इज यार. 23 की एज में आप IIT से पास आउट होगे, 4-5 साल आप गवा दोगे. 28 की एज में जब पेरेंट्स कहेंगे कि भैया आप शादी कर लो और उसके बाद सोचना शुरू करोगे कि लाइफ में क्या करना है, बिल्कुल समझ के बाहर की बात है. मतलब मेरे से पहले वाली जो जनरेशन थी उसमें तो इस थॉट को एक क्राइम माना जाता था कि आप ऐसा कर कैसे सकते हो. आपको 20 साल की उम्र में सोचना ही है कि आपको करना क्या है. बड़ी हॉरिबल सी सिचुएशन है. हाँ, तो ये भी अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ करेंगे तो पूरा एक साथ करते हैं. जितने अच्छे फैकल्टी मेंबर्स है ना, अच्छे का मतलब पता है क्या है? यही मतलब है. इट इज द परफेक्ट एग्जांपल कि भैया एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, एक चीज है तो उसके एक साथ पढ़ेंगे. वो एक साथ पढ़ने के लिए वो सारे फैक्टर्स एक साथ कलेक्ट करने के लिए उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी. तो आप अगर इफ यू आर पेड फॉर समथिंग, बी प्रूडेंट टू दैट ना. वो मेहनत आप नहीं कर रहे हो तो किताब उठा करके तो कोई भी पढ़ाई देगा. टेक्निकली यू आर जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम IIT और उसके बाद आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है. देन व्हाई आर यू पेड फॉर दैट? ओनली फॉर योर डिग्री. सो नोबडी इज इंटरेस्टेड. आप इंडस्ट्री में चले जाओ. आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो इंडस्ट्री में जाओ ना, पढ़ाने के लिए क्यों आ गए? You want a neat profession. आज आपके डैड हैं, he had nothing to do with investments. He's from HBDI Kanpur.
मेहनत की तो आज उस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहा है ना, मेहनत नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, जो आपकी डिग्री है वहां जाके काम कर लो इंडस्ट्री में। तो लोगों के साथ ये दोनों चीजें हो गई है, इंडस्ट्री में जाके कोई काम करना नहीं चाहता, बिल्कुल ऑफ लोकेशन पे होती है, क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं होता है, तो आपको कुछ बेटर चीजें भी चाहिए और आपको मेहनत भी नहीं करनी है। दिस इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ना। उसका तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ करेंगे, आगे बताओ। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया फिर मैंने। 8 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा तो नॉट करेक्ट में तो ऐसा है कि SN2 salt of Pb2 compounds are essentially ionic whereas tetravalent are generally covalent। अच्छा ये फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है ना इसके अंदर, तो 2+ वाला ये कह रहा है essential, हाँ तो ये तो ठीक है ना, क्योंकि 2+ और 4+ फजान रूल, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। तो ये फॉल्स पूछा है इसने। तो Pb2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Pb4 कंपाउंड, तो Pb+2 और Pb+4, तो lead+2, हाँ ये भी ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाँ हाँ तो इसके बाद में, अच्छा एक मिनट अगेन सेकंड वाला करेक्ट है, बट इसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट तब होता है जब मैंने बताया था ना बेसिकली अच्छा टॉप टू बॉटम जाने पे। हाँ, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, ये सेम एलिमेंट की बात कर रहा है, तो इट इज, यू कैन से आई एम जस्ट टेलिंग बाय नॉलेज बिकॉज़ आई नो द ई नॉट वैल्यू, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आएगा। मुझे वैसे पता है कि मतलब बाय वर्च्यू ऑफ ई नॉट वैल्यूज, आपको याद होगा उस टाइम मैंने बताया था SN+4 ज्यादा स्टेबल होता है और Pb2+ ज्यादा स्टेबल होता है, बट दिस इज बाय ई नॉट वैल्यू। अच्छा अगर इनर्ट मतलब मुझे याद था, ऐसे लिखा हुआ था बुक में पर। हाँ, सो इट इज ऑल, वो तो ई नॉट वैल्यू तो वैसे भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप उसको केवल याद ही कर सकते हो। इसके अंदर कुछ मतलब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट और एलिमेंट दोनों चेंज कर दिया ना, तो दो चेंजेस के बाद तो ई नॉट वैल्यू से ही आंसर आएगा। अच्छा राइट, उसमें भी मतलब ये एक एग्जांपल ये हो गया। फिर अगर आपको Pb2+ और Pb4+ का देखना है, तब भी आपको ई नॉट वैल्यू से ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम नहीं गए। SN2+ SN4+ ई नॉट वैल्यू से ही आपको देखना पड़ेगा। जब आप ये देखोगे SN2+ और Pb2+ एंड SN4+ और Pb4+, तब आप इनर्ट पेयर इफेक्ट से तब डिसाइड, इनर्ट पेयर आ जाएगा। हाँ बाकी तो ई नॉट वैल्यू से डिसाइड होगा। तो वो तो हमको बाय डिफॉल्ट बस पता है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस नॉलेज इन ऑल द चैप्टर्स कि SN+4 ज्यादा स्टेबल होता है और Pb2+ ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब वो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाँ उस वजह से बेसिकली मैंने कहा है कि बी इज ट्रू। इसके बाद पार्ट सी, SN, अभी नेक्स्ट RDBB 2 में आएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, अच्छा एक पब्लिकेशन में कल पढ़ रहा था, एक फॉरेन रिसर्च साइंटिस्ट ने दिया था, यूएस से PhD की हुई है उन्होंने, अमेरिका नहीं है। एक क्वेश्चन था, OF6 इज नॉट नोन एंड SF6 इज नोन, SF6 मिलता है OF6 नहीं मिलता है, इसका मेजरली क्या रीजन है? तो इसका सब जगह बेसिकली रीजन दिया हुआ था कि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो F6 बना नहीं सकता है। तो ये बात सही है, बट उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि दिस इज नॉट द ओनली रीजन, ही सेड दिस इज अ सेकेंडरी रीजन, द मेजर रीजन है कि ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा है कि वो 6 फ्लोरीन्स को अपने आसपास किसी भी तरीके से एकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा। अच्छा तो ये अब कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, बिकॉज बात बिल्कुल सही है कि आपके साइज भी सब्सटेंशियली सिमिलर होने चाहिए, चाहे आप पीवीटी में ओवरलैप करवाओ चाहे हाइब्रिडाइजेशन करवाओ। अगर साइज सिमिलर नहीं है, सिमिलर एनर्जीज नहीं है, तो ना तो ओवरलैप होगा ना हाइब्रिडाइजेशन होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ राइट, तो वो सारी ये भी आएगा रिवीजन की 2 में डाला हुआ है ये वाला क्वेश्चन में। हाँ तो ये हो गया अपना, हाँ तो ई नॉट वैल्यू और आईपी, तो सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है। इसके बाद SN2+ आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। SN2+ आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब itself getting reduced, मतलब तुम कह रहे हो कि SN2+ से वो SN बन जाएगा, नहीं तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। SN2+ से SN4+ बनेगा ना, ये ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ तो वो गुड ऑक्सीडाइजिंग नहीं, गुड ओके रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके बाद में एक तो सी हो जाएगा आंसर पे, SN4+ salts are more stable than SN2 salt, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो फॉल्स तो केवल सी हुआ इसका।
हाँ ठीक है। आंसर क्या है? तो सी और डी आंसर क्यों दिया हुआ है इसका? केवल सी आएगा आंसर, सी और डी नहीं आएगा। ठीक है। डी ऑप्शन तो ट्रू स्टेटमेंट है, एज एन मोल प्लस सॉल्ट्स आर ऑफ कोर्स मोर स्टेबल, डी नॉट वैल्यू। और फिर सर क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मुझे डाउट था, यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है ना, तो BaCO3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बेरियम कार्बोनेट ना? हाँ, ऑफ कोर्स यस। तो फिर डिकम्पोजिशन हाई टेम्परेचर उसी को लिखेंगे, मतलब डिकम्पोजिशन हाई टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ कि ज्यादा स्टेबल क्या है यार? ज्यादा स्टेबल, हायर टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा है ना, हाँ तो ज्यादा स्टेबल। हाँ, तो BaCO3, अच्छा हाँ BaCO3 का आंसर हुआ। हाँ हाँ सही है। हाँ ठीक है। हाँ, हाँ मैं कंफ्यूज हो गई क्वेश्चन के वर्डिंग से थोड़ा। हाँ ठीक है, 10D 11AB 12D PB and 13A B C D E H G H 13 का H नहीं किया मैंने। हाइड्रोलिसिस में तो देखो ऐसा होता है, आपका जो हाइड्रेशन था इससे पहले वो था डिसोल्यूशन इन वाटर, हाँ डिसोल्यूशन इन H2O, राइट? हम्म। अच्छा तुम्हारा आज का दिन कैसा गया वैसे? क्योंकि मेरा दिन तो काफी अच्छा जा रहा है आज, बाय द वे। ओके था, मतलब अच्छा, नथिंग स्पेशल। नहीं मेरा दिन तो आज का काफी अच्छा अच्छा जा रहा है सुबह। दादाजी की डेथ हो गई तो थोड़ा अभी अच्छा हाँ, वो वो थोड़ा सा था। को लेके थोड़ा सा शॉक में है। So grandfather was in Kanpur or नो here? ही वाज ओवर हियर विद अस। अच्छा बॉम्बे में ही थे। हाँ बॉम्बे में ही थे, ओह हमारे साथ ही रहते थे। ओह, I was मैं not उनको देखने गई थी रात में, बात की उनसे एक बार और सुबह देखा तो। ओह, तो फिर आज ही दिन में उनका क्रिमेशन वगैरह किया होगा, लेके कल गए। किया था क्रिमेशन, कल सुबह ही हो गया था। अच्छा कल ही हो गया था। ओके, हाँ ओह दैट्स वेरी बैड इस टाइम पे तो। हाँ तो हाइड्रेशन वाज डिसोल्यूशन इन H2O, मतलब हाइड्रेशन में एक कंपाउंड जो होता है दैट ब्रेक्स इनटू आयंस, हम्म। या आयंस में ब्रेक हो जाता है। अब जो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस होता है रिएक्शन विद वाटर। तो हाइड्रोलिसिस में ये, अगर आप कहोगे कंपाउंड ब्रेक्स इनटू आयंस, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है वाटर से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक ले लो हाइड्रोलिसिस का, अब जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं NCl3 वाला। आप प्रोडक्ट देखो, जैसे NCl3 और PCl3, ये दोनों को बता देता हूं मैं। इसके अंदर क्या होगा, जब वाटर आएगा बेसिकली यहाँ पे, अब वाटर दो तरह से रिएक्ट कर सकता है। ये दोनों ही इसके परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर तो बनेगा OH के साथ में, हाँ इसमें बनेंगे प्रोडक्ट्स अमोनिया एंड HOCl, और इसके अंदर बनेगा H3PO3 प्लस HCl। अब देखो ये प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंस क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। आप पहले इतना नोट करो, फिर नोट का पार्ट करके फिर बताता हूँ। ठीक है। मैं एक मिनट मेरी वाटर बॉटल लेके आता हूँ तब तक, पास हाँ वाले। ठीक है। हाँ okay, now hydration of the compound is a reaction into hydrolysis, ठीक है।
अभी इसके अंदर, हाँ, तो मैं ये बता रहा था, जैसे दो अलग अलग क्यों बने वो मैं आपको बताता हूँ। वाटर ने जो रिएक्शन करना स्टार्ट किया, पहले वो NCl3 के पास आया, तो उसने देखा NCl3 में प्लस H2O जब हुआ, उसने देखा कि सबसे पहले तो ये वाटर क्या है, वाटर इज HOH, राइट। अब जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप के पास तो लोन पेयर्स भी हैं, यहाँ पे हैज लोन पेयर्स ऑफ कोर्स, राइट। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, तो OH ग्रुप अगर कहीं वेकेंट d ऑर्बिटल मिल जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, हाँ, आराम से बना लेगा, राइट। तो अब जब वाटर आया, उसने इसको अप्रोच किया, तो उसने देखा नाइट्रोजन के पास में वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं थे, राइट। तो उसने देखा कि Cl के पास में है क्या, तो Cl के पास में वेकेंट d एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल गए। हाँ, तो उसने क्या किया कि ये जो Cl वाला पार्ट था, ये बेसिकली OH ग्रुप इसके साथ कंबाइन होना स्टार्ट हुआ, और जो नाइट्रोजन है वो फिर H प्लस के साथ अटैच हो गया, तो यहाँ पे अमोनिया और HOCl बन गया, राइट। ये हुआ NaCl3 वाले केस में। अब वो पूरा ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, PCl3 में उसने देखा फास्फोरस के पास में है वेकेंट d ऑर्बिटल, हाँ, तो फास्फोरस के साथ OH ग्रुप अटैच होना शुरू हो गया, राइट। हाँ, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये POH होल थ्राइस ही है, अच्छा, तो OH इसके साथ अटैच होगा तो HCl के साथ में चला जाएगा, H3PO3 और HCl बन गया, हाँ, समझ में आई बात, राइट। हाँ, ठीक है ना, ये नोट कर लो, ये नोट करो, फिर इसके आगे के भी बताता हूँ हाइड्रोलिक सॉल्यूशन। डैड ने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया क्या, अभी नहीं किया होगा? नहीं, अभी नहीं किया, अभी तो बहुत ही बुरी हालत है मुंबई में। अभी तो घर से बाहर कोई भी नहीं जा रहा है ना, अंधेरी नहीं, साइड, कोई नहीं। मतलब सुना है काफी कंटेनमेंट जोन वगैरह बहुत कुछ है ना। कंटेनमेंट जोन? कंटेनमेंट जोन होता है ना, जहाँ बेसिकली मतलब बिल्कुल 2-3 सोसाइटीज के बाहर भी वो बैरिकेड लगा देते हैं, बाहर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। नहीं, उतना तो यहाँ पे उतना मैंने देखा तो नहीं, मुझे नहीं पता उतना। ठीक है, पर स्ट्रिक्ट तो है, मतलब जैसे कल दादाजी जा रहे थे ना, तो उनका मतलब कि हम लोग बॉडी लेके गए, तो उसके बाद पूरे विंग को सैनिटाइज किया गया, हाँ वो तो खैर क्योंकि जनरल, मतलब दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। हाँ वो तो सोसाइटी का ही वो बेसिकली होगा ना। तो एक्चुअली मतलब ये थोड़ा सा बड़ी फनी सी चीज है, मेरी बड़ी इंडिपेंडेंट सी नेचर है, दैट इज व्हाई आई एम लिविंग इन रो हाउस। जो अच्छा। इंडिपेंडेंट रो हाउस बंगलो होता है ना, मैं पहले अंधेरी में ही रहता था, व्हेन आई केम टू पेस, पेस ने फ्लैट लेके रखा था। आपका आपका आप जहाँ रहते हो ना, उससे जस्ट 1 मिनट पीछे अम्बोली है ना, आपके जस्ट पीछे अम्बोली है। हाँ, हाँ, तो बस अम्बोली में ही उन्होंने बिल्कुल आपके घर से हार्डली 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में फ्लैट लेके रखा हुआ था। तो पहले मैं वहीं पे रहा था, बट देन वो मुझे कुछ कहानी समझ में नहीं आई, सोसाइटी वो बड़े रेस्ट्रिक्शन होते हैं उसमें। हाँ, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। आज मैं गई थी मतलब सब्जियां लेने, तो मतलब एक आंटी मेरे ऊपर चिल्ला गई, फिर मैंने उनको कहा, मतलब शी वाज लाइक यू शुड स्टैंड इन द क्यू। अब मुझे पता नहीं था वहां पे क्यों थी, ठीक है। तो मेरी हालत में मैं उनको आंटी को बोल दिया, इफ आई वाज अवेयर देयर वाज अ क्यू आई वुड हैव स्टूड इन द क्यू, ठीक है। देयर इज नो नीड टू गेट सो एजिटेटेड ना। आप सोसाइटी में इतने लोग रहते हैं, उसमें काफी ओल्ड एज लोग भी रहते हैं, आप उनसे कुछ आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेसिकली आप कुछ भी हाँ, बोलोगे तो उसका ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग इट हार्डली मैटर्स। तो वो हाँ, तभी बेसिकली फिर आई शिफ्टेड टू नवी मुंबई, क्योंकि रो हाउसेस दो ही जगह हैं, एक तो अंधेरी में, अंधेरी इसमें है, बट दोज आर वेरी वेरी कॉस्टली, वो सब 25 करोड़ के हाँ, नीचे किसी की कॉस्ट ही नहीं है। और फिर यहाँ पे नवी मुंबई में नॉर्मल कॉस्ट में थे, तो नवी मुंबई में कंजस्टेड भी नहीं था, तो फिर मैं तब से ही रो हाउस 2009 से मैं कंटिन्यूअसली रो हाउस में ही। सही है। तो मैं भी यही सोची थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं इंडिपेंडेंट हाउस में ही रहूंगी, बिकॉज यहाँ पे तो सोसाइटी में तो काफी। सोसाइटी में रहने के बाद थोड़ा सा लगता है, बट अपने साइड में जैसे सोसाइटीज होती है ना, अभी जैसे मेरे मॉम डैड कोटा में सोसाइटी में रहते हैं, दे आर मोर कम्फर्टेबल, वहां पे सोसाइटीज इतनी रेस्ट्रिक्टिव नहीं होती, वहां पे बड़ा शांति वाला काम, मतलब इट्स नॉट रेस्ट्रिक्ट। बॉम्बे में थोड़ा बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, बाकी जगह नहीं है। हाँ, बॉम्बे में ही ज्यादा करते हाँ, मतलब कोटा में हैं, वो तो मैंने भी देखा।
कोटा में तो हमारा पहले इंडिपेंडेंट हाउस था, उसको सेल करके मॉम डैड ने प्रेफर किया कि यार सोसाइटी में रहते हैं क्योंकि गार्ड वार्ड सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ रहेगी। और इनफैक्ट सोसाइटी में जैसे आप फ्लैट में रहो तो कंफर्ट जोन भी है। जैसे आपका जो फ्लैट होगा सिंगल फ्लोर पे, अभी जैसे मेरा ये रो हाउस है, सो 1 फ्लोर देन फर्स्ट फ्लोर देन सेकंड फ्लोर, तो मैं सेकंड फ्लोर पे केवल जब ऑफिस का काम होता है तभी आता हूँ। सेकंड फ्लोर मैंने ऑफिस ही बना रखा है, नहीं तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता हूँ क्योंकि बार बार ऊपर नीचे कौन करता रहेगा। हाँ, क्योंकि 2 ही फ्लोर के जो रो हाउसेज हैं उसमें लिफ्ट बाय डिफॉल्ट अलाउड ही नहीं है, शुरू से ही इनके जो मैप है उसमें लिफ्ट दिया ही नहीं है इन लोगों ने। अब जो नए बनने लगे हैं, अभी रो हाउसेज भी आए हैं जो 5 फ्लोर के बनने लगे हैं, उसमें इन लोगों ने लिफ्ट दे दिया है। अच्छा। तो अब यहाँ पे रो हाउसेज के नेगेटिव भी हैं, बट मैंने कहा यार ये सोसाइटी कुछ समझ में नहीं आएगा अपने को तो वो तो रिलेटेबल है। हाँ, क्योंकि उसमें और भी इश्यूज हैं। अब जैसे सोसाइटी में अगर कोई बहुत ज्यादा विजिटर्स आ जाते हैं देन तो भी उन्हें परेशानी, उनको हर चीज से परेशानी होती है। मतलब इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं वो हर एक चीज में, तो फिर आदमी सोचता है ये क्या हो रहा है भाई लाइफ में। एक तो ऑलरेडी इतना कंजेस्टेड है, प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है ही कि भाई आप फिर आप सोसाइटी वालों को भी चलो। हाँ, बाद रेस्ट्रिक्शन भी अगर इतनी सारी रहती है तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, मैं नीचे वाला पार्ट रख कर रहा हूँ। सो अब जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं, अब ये जैसे प्रोडक्ट्स हैं तो इसके अंदर नेक्स्ट तो अब ये वाली जो सीरीज है जैसे NCl3, PCl3, ASCl3, देन SbCl3 एंड BiCl3। इसमें कुछ एक मैं और भी ऐड करा। अब इसके अंदर यहाँ पे जैसे हमने देखा इसमें जो प्रोडक्ट बने वो अमोनिया प्लस HOCl थे, और इसके अंदर तो इन दोनों में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो H3PO3 या ASO3 और प्लस HCl बनेंगे। अब यहाँ पे आकर के जो प्रोडक्ट बनते हैं इन दोनों में कहानी और थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इसमें क्या होता है SbOCl और BiOCl का प्रेसिपिटेट आ जाता है, व्हाइट पीपीटी होता है इनमें। प्रेसिपिटेशन हो गया, रिएक्शन रुक गई। हाँ, तो जैसे ये SbOCl इज एक्चुअली SbOHCl ही है वो वाटर बाद में मतलब उसका डिहाइड्रेटेड फॉर्म है, वाटर निकल जाएगा तो SbOCl बन जाएगा। ओके। OH ये जो O आया इसका OH ग्रुप हुआ करता था, उसमें से वाटर का डिहाइड्रेशन हो गया, जैसे ही वाटर निकल गया उसका व्हाइट तो प्रेसिपिटेट बन गया। तो जैसे ही प्रेसिपिटेट बन गया रिएक्शन फिर रुक गई। राइट, मतलब इसी चीज को आगे एक्सटेंड किया, वेकेंट डी ऑर्बिटल वगैरह सब है तो इसके ऊपर OH ग्रुप ही अटैक करता है। अच्छा, क्या खा रही हो? मेडिसिन। मेडिसिन किस एज में क्यों? हाँ। किस चीज की मेडिसिन? होम्योपैथी। अच्छा, होम्योपैथी, ओके, दैट इज फाइन। हाँ। हाँ, वो तो नॉर्मल होम्योपैथी आयुर्वेदिक तो घर में खाते ही रहते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, तो नॉर्मल सी चीज है। हाँ, तो OH ग्रुप ही अटैक करता है, बट यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बन जाता है इसमें। हाँ, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस यहाँ पे मतलब व्हाइट पीपीटी होने से तो उसका वो हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, एक्सटेंट रुक जाएगा, एक्सटेंट रुक जाएगा। राइट। NF3 अगर आप यहाँ पे लोगे, NF3 के अंदर नो हाइड्रोलिसिस आएगा बिकॉज़ इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। हाँ, CCl4 का आप लोगे, CCl4 में भी नो हाइड्रोलिसिस आ जाता है क्योंकि उसमें लोन पेयर नहीं है। नहीं, CCl4 के अंदर CCl4 में क्या है? हाँ, CCl4 में क्यों नहीं होगा? CCl4 में हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट एक्चुअली सबसे ज्यादा कम इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 4 Cl है, 4 Cl के ऊपर 4 OH का अटैक करना बहुत हाई स्टेरिक एंट्रेंस हो जाती है, क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, तो इस वजह से बेसिकली उसमें ऑल मतलब नियरली इक्वल टू, थोड़ा बहुत तो होगा बट अप्रोक्सीमेटली नो हाइड्रोलिसिस वाली सिचुएशन आएगी। ओ ओके। फिर और कौन सा है इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस? हाँ, अब जैसे इसमें दिया हुआ है आपका ये आपका ऊपर वाला, हाँ, ओके। अब इसमें इसी तरीके से दिया हुआ है इसके नीचे वाला तो अच्छा। अब इसमें देखो जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस मैंने पार्ट H में दिया हुआ है, इसका आंसर एक्चुअली सारी बुक्स में रॉन्ग दिया हुआ है, जितनी भी बुक्स है सब में रॉन्ग मिलेगा। पार्ट H का आप देखो बड़े बड़े ध्यान से, इसका आंसर दिया होगा NF3 सबसे पीछे क्योंकि नो हाइड्रोलिसिस है। हाँ, उसके बाद SbCl3, BiCl3 क्योंकि होता है लेकिन प्रेसिपिटेशन होते ही रुक जाएगा। हाँ,
उसके बाद NCl3, हाँ राइट, और उसके बाद PCl3 और AsCl3। देखो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, हाइड्रोलाइज P3 टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स। नीचे उसका रीजन भी दिया हुआ है क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की कमी नहीं है PCl3 और AsCl3 के अंदर। समझ में? अच्छा, इसमें एक और चीज भी होती है, जैसे NCl3 लिया, PCl3 लिया और AsCl3 लिया, ठीक है, आप टॉप टू बॉटम जैसे जैसे गए साइज बढ़ेगा ना, तो भी हाँ एनालिसिस बढ़ता है। ये किस वजह से बढ़ता है वो मैं बताता हूँ। इसमें OH को सेंट्रल एटम के ऊपर अटैक करना है, हाँ तो सेंट्रल एटम का साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा ना, वो बेसिकली जैसे ये जो NF3 है, अगर आप NF3 को भी देखोगे ना, तो इसमें नो हाइड्रोलिसिस वाली सिचुएशन, एक तो वैकेंट डी ऑर्बिटल का तो इशू है ही, अब जैसे CCl4 ही है, CCl4 में नो हाइड्रोलिसिस इस वजह से होता है, जो मैंने आपको बताया ना, स्टेरिक हिंड्रेंस इतना बढ़ जाता है, जैसे एक कार्बन है, इतना छोटा सा कार्बन है और बड़े बड़े जो Cl है उन्होंने इसको घेर रखा है, राइट। अब ये बेचारा OH ग्रुप यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब ये कह रहा है मैं यहाँ तक कैसे पहुंचूं, जाने का रास्ता ही नहीं है। हाँ ऑन द सेकेंड साइड जैसे ही साइज अगर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा अगर साइज बढ़ा, टॉप टू बॉटम हम गए, तो ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला भी ऐसा हो जाएगा, ऐसे होगा, फिर ये बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पे हैं, वो ठीक है, लेकिन जाने का सही रास्ता तो मिला ना OH ग्रुप को, क्योंकि बीच वाले में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बाहर की क्राउडिंग रिड्यूस होती जाएगी, OH ग्रुप एंटर कर पाएगा, हाँ राइट। तो CCl4 में ये होता है, कार्बन एक तो सेकंड ग्रुप में, सेकंड पीरियड में, सॉरी फर्स्ट हाँ हाँ सेकंड का तो साइज थर्ड से भी बहुत कम होता है, कम नहीं बहुत कम, बहुत राइट। तो ये बेचारा बीच में फंस करके ही रह जाता है। और यहाँ पे बेसिकली जैसे जितने ये बनाते हैं, इसके अंदर बहुत सारी बुक्स में इसका आंसर दिया हुआ है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन कार्बन। बेवकूफी वाली बात है, ये 99% बुक्स में आपको इसका आंसर ये मिलेगा, क्योंकि अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पे है तो NCl3 भी हाइड्रोलाइज नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं तो क्या। राइट ना। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो स्टेरिक हिंड्रेंस है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है इसका आंसर, राइट। और टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आप जाओगे तो उसका एक्सटेंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इसका ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर मैक्सिमम प्लेसेस पे दिया हुआ है आपको, आप गूगल पे देखोगे ना तो दिमाग चकरा जाएगा, जिन्होंने, एक तो topper.com ने तो इसका भी आंसर गलत दिया हुआ, उसने तो पूरा ही ऑर्डर रिवर्स कर दिया। फिर मैंने देखा एक दो और जगह उन्होंने जो आंसर दिया हुआ है ट्रेडिशनली जो सारी बुक्स में है, उन्होंने सीधा ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई टॉप टू बॉटम आप जाओगे, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा। नहीं, रॉन्ग है, यहाँ प्रेसिपिटेशन हो रहा है, हो जाएगा। उन्होंने उस प्रेसिपिटेशन को कंसीडर ही नहीं किया, जबकि ये बहुत फेमस प्रेसिपिटेशन है। सॉल्ट एनालिसिस अभी इनऑर्गेनिक में बहुत बड़ा चैप्टर है, आपके 12th में जो एक्सपेरिमेंट्स होता है ना, एक्सपेरिमेंट्स का पूरा चैप्टर ही सॉल्ट है, उसमें ये तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रेसिपिटेशन है। इसका व्हाइट पीपीटी आता है, इसका ऑरेंज पीपीटी आता है, तो ये पता सबको है क्योंकि ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट ही है इसका। बट स्टिल दे हैव फॉलोड की टॉप टू बॉटम है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ जाएगा? नहीं, नहीं बढ़ेगा भाई, प्रेसिपिटेशन होते ही रुक जाएगा। ये देखो यहाँ पे SbOCl बनना, मतलब कितने OH ग्रुप अटैक कर पाए? एक ही OH ग्रुप अटैक कर पाया इसके ऊपर। और फास्फोरस में कितना OH ग्रुप ने अटैक किया? 3 OH ग्रुप ने अटैक कर लिया और इन्होंने कर लिया, तो एक्सटेंड हाँ ज्यादा होगा ना भाई, वहां तो ज्यादा ऐसे करो। 2 OH ग्रुप तो बेचारे आ भी नहीं पाए वहां पे, हाँ समझ आई बात? दिस इज द होल थिंग। ठीक है। इसके बाद एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं है, बाकी तो हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट जे हाँ ये सब रख कर दो ना, ये पूरा हो गया, हाँ कर दीजिए। ओके। पार्ट जे का तो सीधा सीधा आंसर है, CCl4 सबसे पीछे जाएगा, हाँ फिर उसके बाद में तो चार सीधा सीधा MgCl2 है, AlCl3 है, SiCl4 है और PCl5 है, लेफ्ट टू राइट चार्ज के हिसाब से Mg2 plus Al3 plus and so on। OH ग्रुप अटैक करेगा ना, या 2 OH ग्रुप अटैक करेंगे, या 3 करेंगे, या 4 करेंगे, या 5 करेंगे, पता ही है PCl4 में H3PO4 बनने वाला है, हाँ राइट। इसमें भी वैसे बताया था, एक इंटरेस्टिंग चीज है, आगे काम में आएगी। जैसे PCl5 है, PCl5 में जो 5 OH ग्रुप है वो इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो 5 OH ग्रुप जब अटैक करेंगे ना, तो इसके हिसाब से लग रहा है कि POH5 बन जाएगा। अब एक्चुअली होता यही है, अब क्या होता है, जैसे POH5 जब बन जाता है ना,
आप H3PO4 का स्ट्रक्चर देखो, H3PO4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, P OH 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 डबल बॉन्डेड हो, यही है H3PO4 का स्ट्रक्चर। हाँ POH होल 5 का जरा बनाओ, P, देखो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर आएगा, भाई बताता हूँ कैसे। P OH OH OH, एक OH यहाँ लगाओ, एक OH यहाँ लगाओ, और ये जो पार्ट है ना इसमें से -H2O कर दो, ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक वाटर निकल जाता है एडजेसेंट दो OH ग्रुप्स में से। समझ में आया? तो H3PO4 बन जाएगा आपका। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो H3PO, पहले POH होल 5 बनेगा, इंटरमीडिएट वाटर निकल गया, ठीक है, ये तो इंटरमीडिएट होगा, इस इंटरमीडिएट से जब वाटर निकलेगा तो H3PO4 बन जाएगा। ठीक है। क्लियर? क्योंकि ये जो दो OH ग्रुप होते हैं यहाँ इनऑर्गेनिक में तो फिर भी कुछ केसेस में होता है, ऑर्गेनिक में तो जहाँ दो OH ग्रुप आ जाए एडजेसेंट पोजीशन पे तुरंत वाटर निकाल के डबल बॉन्ड बनता है वहां पे, क्योंकि इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत हाई क्रिएट कर देते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के ऊपर आता है, यहाँ तो फास्फोरस के ऊपर आए हैं ना, तो फास्फोरस थर्ड पीरियड में है, कार्बन बेचारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, OH ग्रुप दो दो आ जाते हैं तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। मतलब इस तरह की जब भी सिचुएशन आती है COH COH तो वो प्रेफर करता है C डबल बॉन्ड को। हाँ ठीक है, जे पार्ट तो इसी में ऊपर वाले में ही आ गया। ठीक है, और बताओ आगे। और तो मैं 17th एक्चुअली मैं इसको तो ध्यान नहीं दिया, एट द लोएस्ट एक्सटेंट का क्या मतलब हुआ? सबसे कम मतलब फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन नहीं होगी, अच्छा वो तो फोर्थ ऑप्शन है मेरे ख्याल में, अंदर अमोनिया OH माइनस क्यों एक्सेप्ट करेगा, वो तो H प्लस लेगा ना। हाँ, वो H प्लस लेगा। हाँ तो फोर्थ ऑप्शन। इसके आगे वाले मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी। कौन सा 18? हाँ मतलब इसके आगे वाले में उतना मतलब लाइक इतने तक मेरा मतलब फ्यूल रन आउट हो गया। अच्छा टाइम नहीं मिला उसके बाद, हाँ नहीं मिला। कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है। कोई इशू नहीं। ये हो गया। अच्छा तो नेक्स्ट टर्न पे आगे की भी एक और RDP भी भेज दूं। RDPV2। हाँ हाँ ठीक है, कल हो गया ना, वो भी कर करनी। हाँ कर लेंगे। ट्यूसडे को है ना नेक्स्ट लेक्चर को, हाँ ट्यूसडे को है। तो कंफर्टेबली कर पाओगे? हाँ कर लूंगी, कल टेस्ट भी है। हाँ हाँ कल CD2 रहेगा, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का रहेगा। हाँ ठीक है। उसके बाद में RDP2 में देखता हूँ, पीरियोडिक की भी दे सकता हूँ मैं, एटॉमिक्स की भी दे सकता हूँ, दोनों में से कोई भी एक देख लूंगा, है ना। उसके बाद बैक बॉन्ड, मिसलानियस बॉन्डिंग में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बैक बॉन्डिंग, अलग अलग जो बॉन्डिंग रहेगी, बैक बॉन्डिंग क्या होती है देखो। हाँ बैक बॉन्डिंग क्या होती है? हाँ तो बैक बॉन्डिंग बेसिकली ये होती है, बैक बॉन्डिंग सबसे पहले तो टेक्स प्लेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बाद में ये स्टार्ट होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट, ये क्वेश्चन आया नहीं क्या अभी तक? क्वेश्चन आया होगा, रुको। RDP1 में क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट F कैसे सॉल्व किया? वो वाला एक्चुअली मैंने इस तरीके 13 से का पार्ट F देखो एक बार। 13 का मैंने कुछ आयोनिक करके कुछ अज्यूम करके कर लिया। 13 बैक बॉन्डिंग लिखा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया था, बट फिर मैंने सोचा कि मतलब जैसे इसका मतलब मैंने इसको उल्टा ही मान के चल दिया था। नहीं ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी मतलब किसी भी चीज में, क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आएंगी चीजें, गड़बड़ मत करो, क्योंकि वो टेस्ट में बेसिकली फिर वो सारे क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। ये आपसे हाँ पूछना तो है मैंने उसका साइज वाइज देख के कर लिया था, BF3 कोवैलेंट कैरेक्टर BC। एंड ऑल। वेट, ये आपसे पूछ रहा था इसमें ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ। हाँ बैक बॉन्डिंग, आई विल स्टार्ट बैक अगेन, ये क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट है ये।
अभी अगर मुझसे जनरली बैक बॉन्ड लुईस एसिड की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को लुईस एसिड कहते हैं। अग्रीड विद दिस? हाँ सही है, ओके। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को जब हम लुईस एसिड, अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के लिए क्या है प्रीक्विसाइट रिक्वायरमेंट? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इज लुईस एसिडिक कैरेक्टर, राइट? अभी BF3 है आपका बेसिकली, राइट? अब अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें या वैकेंट पी ऑर्बिटल, बोरोन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल तो हैं, तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर तो इसका हो सकता है। लेकिन अब ये ऑर्डर जब हमसे पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, मेरे हिसाब से आई विल गो इट विद दिस लॉजिक। आप इसको ध्यान से देखो, आपके पास में 1 1 और 1 एक एक लोन पेयर है, हाँ राइट? अब ये जो एक एक लोन पेयर है बेसिकली इन तीनों के अंदर, तो इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन आएगी आपके सामने। दैट सिचुएशन विल बी, मैं ये लॉजिक देना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम है, हाँ तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता हो, राइट? पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अग्रीड? अभी अगर वो पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ है, तो मैं कहूंगा कि ये जो लोन पेयर है बोरोन के ऊपर, फ्लोरीन इसको सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींच करके रखेंगे। हाँ फ्लोरीन अगर अपनी तरफ सबसे ज्यादा खींच करके रखेंगे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे बोरोन के ऊपर। हाँ तो अगर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसके ऊपर क्रिएट करेंगे, तो ये सबसे अच्छा लुईस एसिड होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, हाँ राइट? हाँ इसके हिसाब से लुईस एसिड का इसका ऑर्डर दिया जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। हाँ क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कैच करके रखेगा ना, हाँ राइट? अब आप आंसर देखो क्या है, आंसर चेक करो। बी BBR3 ज्यादा था। इसका जस्ट अपोजिट आंसर, राइट? इसका जस्ट अपोजिट आंसर इस वजह से है, द रीजन इज बेसिकली बैक बॉन्डिंग। अभी बैक बॉन्डिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब सबसे पहले तो टेक्स प्लेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनने के बाद होगा। मॉलिक्यूल जब तक फॉर्मेशन नहीं हुआ है तब तक बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बन के मॉलिक्यूल बनेगा, उसके बाद ही बैक बॉन्डिंग का एग्जिस्टेंस आएगा। अब वो होगा कैसे? BF3 BF3, ठीक है? जब ये फॉर्मेशन हो गया, BF3 बन गया, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे रिवर्स डोनेशन, अच्छा ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है डीलोकलाइज्ड होगा। समझ आई बात? ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है दिस विल बी डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड होगा, हाँ डीलोकलाइज होगा। हाँ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे हाँ भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। क्लियर? हाँ राइट? तीनों जगह हो सकता है। वो डीलोकलाइजेशन में बना नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया है, तीनों जगह हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3.5। अरे तुम इतना जल्दबाजी में क्यों रहती हो? So, 1+1/3, एक बॉन्ड तो हाँ दिखेगा। हाँ 1/3 सॉरी 1.3 हाँ 1+1/3, एक सिंगल बॉन्ड तो है ही, और एक बॉन्ड 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है? राइट? तो अब ये बैक बॉन्डिंग होती है। अब क्या होगा बेसिकली, ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं, पहले ये नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया। ठीक है, अब ऊपर वाला पार्ट खाली रब कर रहा हूं मैं। अब ये जो बैक बॉन्डिंग होगी बेसिकली, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग विल डिक्रीज। ये बात समझ में आई? अच्छा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम होती जाएगी। सिंपल मतलब है, जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे कम होती है ओवरलैप खराब होता जाएगा ना, हाँ राइट? तो अब जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे लिखते हैं हम, एक्सटेंट ऑफ बैक वो डिक्रीज बॉन्डिंग होगी।
हाँ, तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग BF3 में सबसे ज्यादा होगी, फिर BCl3 में होगी और फिर BBr3 में होगी। हाँ ये बात सही है? हाँ नीचे वाला पार्ट रब कर दूं मैं? हाँ, कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप। जब हमें पता है कि सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग BF3 में ऑलरेडी हो चुकी है, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ऑर्डर होगा वो BF3 में सबसे ज्यादा होगा, BCl3 में, फिर BBr3 में। डू यू एग्री विद दिस? हाँ, ये समझ में आया भाई? डेंसिटी इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वजह से ये था ना बैक बॉन्डिंग। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। यहाँ पे अगर मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, हाँ डोनेशन हो गया ना। और जितना हाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, हाँ, बढ़ जाएगी। हाँ राइट? हाँ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिलेटिवली बढ़ गई क्योंकि बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर जहां पे बढ़ जाएगी वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी ना, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई। सही बात, राइट? तो इसका मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी जस्ट रिवर्स होगी, ये होगा। हाँ। इसी को लुईस एसिड स्ट्रेंथ कहते हैं। ओ अच्छा, हाँ, ओ ओके, हाँ समझ में आई बात? हाँ हाँ, ठीक है। ये रिवर्स ऑर्डर होता है। एक मिनट नोट कर लेती हूँ। हाँ, नोट करो। इंडिया का कोचिंग सेक्टर एक्चुअली बड़ा ऑर्थोडॉक्स थॉट है, गवर्नमेंट से रेगुलेटेड हो जाना चाहिए। हो सकता है मेरे इस स्टेटमेंट में बहुत सारे लोग बहुत नाराज हो जाएं, बट एक्चुअली इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। इंडिया के कोचिंग सेक्टर में बच्चों का भविष्य बहुत बर्बाद हो रहा है, और अच्छे अच्छे बच्चों का। बेसिकली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली ज्यादा पैसे डाल देते इस वजह से। अरे बहुत टाइम पास होता रहता है यार। मुझे याद नहीं है, अभी किसी से तो बात हुई थी, मुझे somebody told me, अभी ये जो अंशुल सिंघल सर है, अंशुल सिंघल ने मेरे सामने तो जस्ट पास आउट होके ज्वाइन किया था। आई रिसेंटली केम टू नो, अभी मिड सेशन में बेसिकली अंशुल सिंघल और उसके साथ 2-3 और फैकल्टी मेंबर टेस्ट छोड़ करके पहले एलन में गए, थाने सेंटर में, और फिर 2-3 महीने वहां पे पढ़ाया, फिर उनको वहां पे नहीं जमा, फिर 2-3 महीने बाद ही वापस स्पेस में आ गए। व्हाट अ with the future of the students of both Allen as well as space. So it has to be somewhere down the line regulated. It has become so commercial. ये 1-1 करोड़ की सैलरी, प्राइवेट। हाँ, अरे 1-1 करोड़ की सैलरी लेकर के आप मजाक कर रहे हो यार बच्चों के फ्यूचर के साथ में। कोई मतलब बेसिक पर्स ही नहीं बची है। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। And the owners of the coaching seem to be completely helpless कि आप 1-1 करोड़ की सैलरीज दे रहे हो और उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स ने आपको एक्चुअली कार्टून बना रखा है। दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। हाँ, इधर छोड़ते हैं, इधर चले जाते हैं। हाँ, वो तो है। और वो भी मिड सेशन में। कम से कम इतना तो रेगुलेट करना चाहिए कि भाई सेशन कंप्लीट करने के बाद ही जाएगा कोई भी इधर से उधर, यार सेशन के बीच में मत जाओ। तो वो भी बेसिक जो मोरालिटी है वही नहीं बची है इन लोगों के अंदर। कमर्शियलाइजेशन तो ठीक है, एक अलग चीज है। आई डोंट नो व्हाट द हेल दे आर डूइंग। और आप बॉम्बे के बाहर की सिटीज में जाओगे, अरे बच्चों के पास फैकल्टी मेंबर ही नहीं है। अच्छे तो छोड़ो, कोई फैकल्टी मेंबर्स होते ही नहीं है उनके पास। जबकि बॉम्बे में फैकल्टी मेंबर ने पता नहीं क्या कर रखा है। हाँ, सो कमिंग बैक टू बैक बॉन्डिंग, ये रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया ना? हाँ, अब इसके अंदर तो जैसे एग्जांपल दिया ना, अब 2 तरह के बेसिकली बैक बॉन्ड होते हैं। एक, अच्छा पहले तो जो बैक बॉन्ड होगा, बैक बॉन्ड विल ऑफ कोर्स बी अ पाई बॉन्ड, क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के बाद में बनेगा तो सिग्मा तो पहले ही बन चुका होगा। ये पाई बॉन्ड क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के बाद में बैक बॉन्ड फॉर्म होता है ना, तो फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, वो तो ऑलरेडी बन चुका होगा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के, तो इट हैज टू बी अ पाई बॉन्ड, राइट? नाउ ये 2 तरह के बैक बॉन्ड होते हैं। वन इज p पाई बॉन्ड एंड सेकंड इज p पाई d पाई बॉन्ड। ये मैं बताता हूं बेसिकली क्या होता है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये वाले नोट्स में भी है।
तो पी पाई बॉन्ड और पी पाई डी पाई बॉन्ड ये होता है ट्राई मिथाइल एमीन और ट्राई सिनाइल एमीन ले रहा हूं मैं। ये है, इसका मैं छोटे उसमें बना देता हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया है। इसका जो फॉर्मूला है CH3 होल्ड्राइज एन बनाया है मैंने। जैसे अमोनिया होता है ना, H हटा करके मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ट्राई मिथाइल एमीन, राइट। इसी तरीके से SiH3 लगाओ यहाँ पे, एक और SiH3 लगाओ, एक और SiH3 लगाओ, ट्राई सिनाइल एमीन। SiH4 होता है ना, उसमें से एक H हटा दिया, SiH3 बना, नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया, ठीक है, राइट। अब इसमें यहाँ पे लोन पेयर है, हाँ बस तो ये लोन पेयर यूज करके आप यहाँ पे ये बना दो बैक बॉन्ड, ये रहा आपका बैक बॉन्ड, बन जाएगा। हाँ बन जाओ। नहीं बनेगा, नहीं नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा सोचो। नहीं, वो डीलोकलाइज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, सोचो क्यों नहीं बनेगा, सोच के बताओ, कुछ तो गड़बड़ी है। यहाँ पे बन रहा था पर आपको एक और हिंट देता हूँ, इसका जो शेप होता है ना, इसका शेप होता है पिरामिडल और इसका शेप होता है ट्रायगोनल प्लेनर। अभी सोचो कहाँ पे गड़बड़ी है, फाइंड आउट द एरर। फिर भी नहीं होगा तो एक और एग्जांपल दूंगा। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ। पी पाई बॉन्ड का एग्जांपल ये वाला नहीं है, पी पाई बॉन्ड का एग्जांपल है BF3। अब सोचो, और तुम्हारा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कैसा चल रहा है? फिजिक्स मैथ्स ठीक चल रहा है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, चल ही रहा है। तुम्हें फिजिक्स बहुत ज्यादा समझ में आ जाता है या नहीं आता है? मैकेनिक्स पार्ट स्पेशली रोटेशनल डायनामिक्स। फिजिक्स पार्ट मैकेनिक्स मतलब रोटेशन एंड ऑल हाँ ठीक आता है। ओके गुड, क्योंकि फिजिक्स में वो वाला पार्ट अगर आ जाता है ना तो पूरा फिजिक्स आपका अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पार्ट खाली वही है। फिजिक्स में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एक्चुअली मुझे मैथ्स में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कौन से टॉपिक्स में मैथ्स में, व्हिच टॉपिक्स? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बात कर रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इंटीग्रल सब कैलकुलस। तो कह रहे हैं बहुत इजी है, मुझसे नहीं हो रहा। कोऑर्डिनेट और इंटीग्रल कैलकुलस ये दो, एक्चुअली मैंने बंसल ज्वाइन किया था मैथमेटिक्स ही पढ़ाने के लिए, वो तो केमिस्ट्री में कोई आईआईटी से नहीं था, तो 2 साल बाद सर ने बंसल सर ने मुझे केमिस्ट्री में शिफ्ट कर दिया था। जब तक मैंने पढ़ाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इंटीग्रल कैलकुलस, ये दो तो ऐसे पार्ट है जो आंख बंद करके नींद में भी कोई भी सॉल्व कर देगा। मेरे को बहुत खराब लगता था अलजेब्रा वाला पार्ट, उसमें कुछ भी उठ के आ जाता अच्छा था सीक्वेंस नहीं, में। मुझे अलजेब्रा ठीक लगता है, मतलब मेरा ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और पीएनसी प्रोबेबिलिटी है, जल्दी जल्दी हो गया। पीएनसी प्रोबेबिलिटी अच्छा लगता था मुझे, वो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो पार्ट था वो अरे बड़ा वो बोरिंग वाला लगता था। पार्ट वो ठीक है, वो भी फिर भी ठीक लगता है कोऑर्डिनेट से तो। देखो वो और ट्रिग्नोमेट्री ये सब बड़ा बोरिंग लगता था। कोऑर्डिनेट और इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस ये तो बहुत इनोवेटिव है। इसमें तुम्हें कैलकुलस तो फिर भी ठीक है, मुझे कैलकुलस का प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल तरीका बताता हूँ इसमें। एसएल लोनी होगी तुम्हारे पास, बट ऑब्वियस है। हाँ तुम है। एक काम और करो, एसएल लोनी का सॉल्यूशन बुक आती है पूरी, एसएल लोनी नहीं लिखी हुई है पूरी की पूरी। क्या बुक आती है? सॉल्यूशन जो एसएल लोनी है ना, आपके पास एक्सरसाइज वाली बुक होगी, एसएल लोनी ने खुद ने ही उसके पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशन बना करके दिए हुए हैं। अच्छा आप वो भी मंगा लो, आप खाली एसएल लोनी की सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लो, जहां पर भी अटकोगे ना उसका सॉल्यूशन देख लो एक बार, आपका कोऑर्डिनेट तो वैसे ही हो जाएगा। अच्छा हाँ तो ठीक। वो सॉल्यूशन बुक आपको अमेज़न पे मिल जाएगी, उस पे लिख देना सॉल्यूशंस टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसएल लोनी। अभी तो ऐसे बुक शिप नहीं कर रहे हैं, पर मैं देखती हूँ। नहीं अब तो स्टार्ट कर दिया ना नॉन एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी। हाँ कर दिए। हाँ अच्छा नॉन ठीक है, एसेंशियल तो फिर मैं मम्मा से स्टार्ट कर बोलूंगी। दिया। कोऑर्डिनेट में एसएल लोनी और इसके अंदर कैलकुलस में शांति नारायण के नाम से एक बुक आती है, बॉम्बे में कोई बताएगा नहीं, अच्छा सारे के सारे बेवकूफ हैं। वो बेसिकली शांति नारायण आईटी जेई की किताब नहीं है, डिग्री कोर्स की किताब है, बंसल तो पूरा सॉल्व करवाते थे उसको।
डिफरेंशियल कैलकुलस में भी और इंटीग्रल कैलकुलस में भी, जब तक वो अलाइव है वो एक बार कर लो, आपको कैलकुलस में कोई भी टच कर ही नहीं पाएगा। उसके बाद अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक फॉरेन ऑथर की बुक आती है जीएन बर्मन, एक बार शांति नारायण आपने कर लिया ना पूरा, आपको पूरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें हर एक चीज इतना अच्छे से कैटेगराइज करके दी हुई है, जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ना भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये पूरा हो गया, इसकी डीपीपी हो गई, ऐसे उसने हाँ। कैलकुलस को अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। अच्छा। तो शांति नारायण तो ऑफिशियल, ऐसे लोग नहीं हो शांति नारायण, ये दोनों जब हम पढ़ते थे बंधन मैथ्स में ऑफिशियली सॉल्व होती थी ये तो क्लास में, ये तो हमें खरीदनी होती थी, ये तो पूरी डीपीपी के अलावा ये सब पूरी बुक ही डिस्कस होती थी। अच्छा। तो आप अगर यही कर लोगे ना, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ किसी टीचर की जरूरत ही नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छी बुक्स है बेसिकली। कोटा में बंदर सर ने वो आइडियोलॉजी तो डेवलप की है एक्चुअली, कि मतलब अपने आप पढ़ाई होने लगती थी। अभी तो जैसे ये हो गया है कि डीपीपी भी हम लोग हमारे टाइम में डीपीपी कोई घर पे देता ही नहीं था। हमारे टाइम में ये होता था कि 3 घंटे का लेक्चर है, हम लोग पहुंच जाते थे, डीपीपी का प्रिंट आउट भी बहुत बाद में मिलने लगा था, पहले तो बोर्ड पे लिखे हुए होते थे क्वेश्चन, और वो पहले 45 मिनट हमें तो वहीं बैठ के सॉल्व करने होते थे, फिर आते थे डिस्कस करते थे और उसके बाद आगे का लेक्चर होता था। ये आपने बताया था पहले। That was the original pattern of DPP. DPP स्टार्ट ही बंसल सर ने की है इंडिया की कोचिंग में। तो ओरिजिनल पैटर्न यही था कि आप यहाँ आओ, अच्छे से रिवीजन करके आओ, यहीं बैठ के सॉल्व करो। और आप अभी सॉल्व करोगे, अभी बेसिकली पूरा डिस्कशन हो जाएगा। हाँ सही है। तो वहां से और एवरी लेक्चर्स का भी जो पैटर्न था, जैसे बॉम्बे में जब मैं आया था मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये हो क्या रहा है, बट समहाउ आई हैव टू डाइजेस्ट ड्यू टू द ट्रैवलिंग इशू। ये 3 घंटे के लेक्चर वाला भी पैटर्न नहीं था। 3 घंटे के जैसे जब भी लेक्चर बंजरलाइज में लेक्चर होते थे 3 घंटे के, लेकिन वो ऐसे होते थे 1.5 घंटा फिजिक्स होगा, 1.5 घंटा केमिस्ट्री होगा। क्लासेस में 1.5 आवर के ऊपर कभी कोई लेक्चर हुआ ही नहीं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, बिकॉज सर का खुद का मेंटालिटी ये था कि एक सब्जेक्ट को यार 3 घंटे तक लगातार कैसे पढ़ोगे, डाइजेस्ट ही नहीं होगा अगर वास्तव में उसको पूरी इंटेंसिटी से पढ़ना है। तो वो जो होता था ना कि धीरे धीरे बेसिकली जैसे आप कोई मेडिसिन भी लेते हो, आप पूरा एंटीबायोटिक पहले दिन थोड़ी ले लेते हो, डॉक्टर उसका कोर्स देता है ना, पहले दिन इतना लोगे, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे। तो ये लेकिन व्हेन आई केम टू बॉम्बे मुझे समझ में आना बंद हो गया था कि ये जैसे 4-4, 5-5 घंटे के लेक्चर चल रहे होते थे। तो ये इट इज एक्चुअली फॉर ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो ओलंपियाड इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया रिप्रेजेंट करके आए हैं। अदरवाइज ये 4-4, 5-5 घंटे तक इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन पढ़ता है, कुछ समझ में आना बंद हो जाएगा। ह्यूमन कैपेसिटी ना कि समझ में कैसे आएगा। आइडियल सिचुएशन है 4.5 घंटे के लेक्चर होते थे बंदर लाइज में, हम लोग 4 बजे जाते थे, 9 बजे तक लेक्चर होते थे, 1.5 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, 1.5 घंटा मैथमेटिक्स। अरे बाप रे। लेक्चर ही बस शांति तो वैसे ही हुआ करते थे। हाँ तो कमिंग बैक टू दिस, अब इसके अंदर क्या चाहिए था बेटा, ये नहीं बन सकता, अरे इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, अरे हाँ ऑर्बिटल ही नहीं है कार्बन के पास। और सिंस ये नहीं बनता इसी वजह से इसका शेप पिरामिडल होता है। आप देखो ये वाला जो ये ब्लैक जो बनाया हुआ है मैंने, अगर मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से अगर वो नहीं बनेगा तो ये AX3 की है, पिरामिडल है, और यहाँ पे सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये AX3 हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड तो काउंट होगा नहीं, लोन पेयर बेचारे का गायब हो गया। राइट, अब ये p/d यहाँ पे p एटॉमिक ऑर्बिटल का लोन पेयर, d एटॉमिक ऑर्बिटल के यहाँ लोन पेयर था और ये वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल था, इसलिए इसको p/d कहते हैं। p एटॉमिक ऑर्बिटल का लोन पेयर d एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर एकोमोडेट हो रहा है जाकर के, दैट इज व्हाई इट इज p/d बॉन्डिंग। d के अंदर p/p क्या होता, बोरोन और फ्लोरीन दोनों के पास p एटॉमिक ऑर्बिटल ही तो है। बोरोन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो भी p है, फ्लोरीन का में जहां लोन पेयर है वो भी p एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो भी p एटॉमिक ऑर्बिटल है। हां p/p बॉन्डिंग है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। राइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दोनों का फॉर्मूला सिमिलर होता है लेकिन ज्योमेट्री अलग अलग होती है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग बना लेता है, ये नहीं बनाता। हां, तो इसलिए ज्योमेट्री अलग अलग, शेप अलग अलग हो जाती है लेकिन फॉर्मूला सिमिलर है, ट्राइमिथाइलएमीन ट्राइसिलाइलएमीन। क्लियर? ओके क्लियर, ये सब रब कर दें। हां ओके। अच्छा तो आज घर में फ्रूट में क्या क्या था? किसमें? फ्रूट में फ्रूट्स, आम और वाटरमेलन।
आम हुआ, वाटरमेलन हुआ, और मेलन बस थोड़ा। तो देखो एक और फ्रूट आया, बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग। हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा सबस्टेनियस माना बॉन्ड जाता है। सर। हाँ। तो बनाना बॉन्डिंग क्या होता है? देखो बनाना बॉन्डिंग बेसिकली डाइबोरेन में होता है B2H6। इसका जो इन्वेंशन था वो यहाँ से हुआ, BH3 हुआ करता था। BH3 ने कहा तो बेचारा डाइब बॉन्डिंग बना सकता है, जब तक अमोनिया नहीं आएगा तब तक बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बनेगा, तो लोन पेयर कहीं से मिल नहीं रहा है और ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। BH3 ने कहा कि और बेटर तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज कैसे किया जाए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग तरह का सिचुएशन था। इसमें इसने ऐसा किया, दो BH3 के मॉलिक्यूल आसपास आए, ध्यान से देखते जाना, बाद में नोट करना। हाँ ठीक है। इस तरीके से पास में आए। अब देखो, अब जो हाइड्रोजन है ना, सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल नहीं होते डाइबोरेन में। B2H6 को डाइबोरेन कहता है, दिस इज नोन एज डाइबोरेन, डाइमर ऑफ बोरेन। इसने क्या किया, BH3 ने दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, इसका नाम दिया गया HB अच्छा। और इसका नाम दिया गया HP, टर्मिनल हाइड्रोजन और ब्रिजिंग हाइड्रोजन। अब एक बड़ा ही डिफरेंट तरह का बॉन्ड बना। कैसा बॉन्ड बना? एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड हाँ। है, और बहुत अजीब तरह का बॉन्ड है। अजीब तरह का क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, रुको दूसरे कलर का मार्कर लेना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक तो जो HP वाले थे, जो टर्मिनल हाइड्रोजन थे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो है, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, राइट। यहाँ पे जो हुआ, अब यहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की पिक्चर दिखाई देनी स्टार्ट हो गई। आई टेल यू व्हाई। ये एक बड़ी मजेदार पिक्चर थी। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे हुआ वो समझो। आपका जो, ध्यान से देखना, आपका ये वाला जो BHP बॉन्ड था ओरिजिनली, एक BHP बॉन्ड में ओरिजिनली तो दो इलेक्ट्रॉन थे। हाँ। तो जो दो BHP बॉन्ड हुआ आए ना, एक ये BHP एक ये BHP, दोनों को मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। हाँ। उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकेलाइज करके एक ब्रिज बना दिया गया। ओ अच्छा। और वो ब्रिज इसलिए बनाया गया बेसिकली क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाने से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो जाएगी। हाँ। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बेसिकली इसको, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है वो बताता हूँ। कोई भी एक आप देख लो, बीच में एक लाइन बना दो, ऐसे बॉन्ड नहीं है तो लाइन नहीं बनाता हूँ, नहीं तो बॉन्ड से आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करो, ऐसे देखो इसको, ऊपर वाला पार्ट ये हाइड आउट कर देता हूँ, ये पार्ट भूल जाओ, ऊपर वाले पार्ट को। अब देखो 1 2 और 3 3 सेंटर है। हाँ। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो नीचे वाले हाफ में या ऊपर वाले हाफ में, किसी भी एक में देख लो, 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ। तो इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। अच्छा। ओके। दिस इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो उसने ये किया, अच्छा उसने अपनी स्टेबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज की? उसने कहा ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है डिलोकेलाइज रहेंगे, घूमते रहेंगे, राइट। तो ये जो 4 डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, उसकी वजह से उसने अपने आप को और ज्यादा स्टेबलाइजेशन क्रिएट कर लिया, एक कॉम्पैक्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया उसका। तो BH3 ने कहा कि नहीं, BH3 में नहीं रहेंगे, डाइमराइज करके B2H6 बना लेंगे। दिस इज नोन एज बनाना बॉन्डिंग। ये एक बनाना शेप होता है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे बनाना टाइप का बना हुआ है ना ये, तो इसलिए इसका नाम बनाना बॉन्डिंग पड़ गया। हाँ ठीक है। अब वो मतलब बनाना अच्छे से बना नहीं है, वो थोड़ा बनाना पड़ेगा, बट वो होता बनाना जैसा ही है ना। हाँ, तो अब इसके अंदर ये हो गया HBHC। अच्छा, अब अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करोगे तो BHT इज ऑफ कोर्स बेटर देन BHB, एंड बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो बट ऑब्वियस है BHT will be lesser than BHB. 1 electron bond is weaker than 2 electron bond ना। 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना BHB वाला, तो उसकी बॉन्ड डिस्टेंस कम होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बॉन्ड एंगल पे आते हैं। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, नोट्स पे लिखा हुआ है इसलिए वैल्यू लिख रहा हूँ, वैल्यू में वैसे मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। पॉइंट ये है कि ये जो अंदर वाला बॉन्ड एंगल है, बीच वाला, ये वाला बॉन्ड एंगल रिलेटिवली कम होगा और ये वाला बॉन्ड एंगल रिलेटिवली ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा?
ऐसा 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 इलेक्ट्रॉन्स के कारण, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है, तो फिर इसलिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो चारों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल ज्यादा कर देंगे, हाँ इसलिए वो बिल्कुल, एंगल बढ़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, तो ये बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रिलेटिवली कम है, तो बॉन्ड एंगल कम हो कम गया। होगा। बिल्कुल। हाँ, कम हो गया। अच्छा, अब ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। जैसे बेसिकली वो बनाना बॉन्डिंग एक्चुअली इसको इसलिए कहते हैं, वो नीचे डायग्राम में बनाया हुआ है, ये तो ठीक है, ये तो एज इट इज रहता है। जब इसकी शेप को देखा गया ना, तो ये कुछ इस तरह का होता है। वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी इसीलिए कहते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट ऐसा दिखता है, ये नीचे वाला पार्ट ऐसा दिखता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे होते हैं, ये यहाँ घूम रहे होते हैं, इसलिए इसको बनाना शेप क्या अच्छा। है। अभी बन गया ना, देखो बनाना। हाँ। वैसे काट दिया हमने, एक बनाना ऊपर वाला ले गया, एक बनाना नीचे वाला ले गया। ठीक है। हाँ अच्छा, अब जब भी रिएक्शंस होंगी, whenever the reactions take place, तो ओनली HT रिएक्ट करेंगे। मतलब अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगी अगर, तो जैसे अगर मिथाइल ग्रुप अटैक करते हैं इसके ऊपर, नीचे वाला पार्ट रब कर दूं ना? हाँ, कर दीजिए। ठीक है, वापस से बना देते हैं एक बार इसको। देखो, तो बोरोन बोरोन, देन HB 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 and then HT and HT। हाँ, अभी इसके अंदर अगर बाहर से ये पूरा का पूरा जो यूनिट है, अगर बाहर से इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप का अटैक होता है, तो ओनली सॉरी ये HT है, ओनली टर्मिनल विल रिएक्ट। H विल बी रिप्लेस्ड। क्योंकि बीच वाला ब्रिजिंग वाले को आप रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर टूट जाएगा। हाँ, तो केवल टर्मिनल वाले रिप्लेस होते हैं, मतलब रिएक्ट भी केवल टर्मिनल वाले ही करते हैं, और टर्मिनल हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव देन ब्रिजिंग हाइड्रोजन। क्लियर? हाँ, तो ये कंप्लीट हो गया अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं एंड में लेता हूँ, और छोटे छोटे जो बॉन्ड्स है पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद है अपना मेटालिक बॉन्ड। ये रख दूं? हाँ। ओके, एच बॉन्डिंग एंड में लेंगे, वो थोड़ा सा बस बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा तो नहीं होंगे। मेटालिक बॉन्डिंग आज का मेजर असाइनमेंट तो ये रहेगा, ये सारे नोट्स तो मैं पूरा रिवाइज करने होंगे। मैं तो मेन चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी पूरा इसमें दिया हुआ है। ये भी जो है मैंने आपको थ्योरी ऑफ मिसलेनियस बॉन्डिंग। हाँ, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्डिंग देखो, मेटालिक बॉन्डिंग एग्जैक्टली होती क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। मेटालिक बॉन्डिंग एक्चुअली ये होती है मेटल क्रिस्टल्स के अंदर होती है। सबसे पहले तो इट इज फाउंड इन मेटल क्रिस्टल्स ओनली। मेटल क्रिस्टल्स में क्या होता है, एम 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 मेटल है, बहुत सारे एम है। मेटल है तो मेटल के केस में मेटालिक बॉन्डिंग में भी होती वही है जहां पे लो आयनाइजेशन एनर्जी हो। सबसे पहले प्रीक्विजिट कंडीशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ। इसके बाद में सेकंड should have vacant atomic orbitals in valence shell। सेकंड कंडीशन किस लिए वो मैं बताता हूँ अभी। जो मेटल क्रिस्टल होता है ना, मेटल क्रिस्टल में ये ऐसे नहीं रहता है, मेटल क्रिस्टल में ऐसे रहता है M प्लस इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये M प्लस इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, M प्लस इसका इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ घूम रहा है, M प्लस इलेक्ट्रॉन, M प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, वैलेंस शेल वाला, समझे? हाँ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका पूरा का पूरा एक सीबेड क्रिएट हो जाता है, ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ, ये सारे इलेक्ट्रॉन इन सारे M प्लस के साथ में शेयर्ड है। दिस इज व्हाट इज नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन सबके साथ शेयर्ड भी तभी होंगे जब वेकेंट ऑर्बिटल होगा वैलेंस शेल में, नहीं तो अकोमोडेशन कहाँ पे होगा?
हाँ ये जो सीबेट है जो अभी मैंने आपके सामने बनाया, इसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन डिन्यूक्लियराइज होकर के एक सीबेट फॉर्म कर देते हैं। ओके दिस इज व्हाट इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। मेटल क्रिस्टल के अंदर मिलेगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी में मिलेगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। क्लियर? इनको डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन सभी नहीं का नाम होता है। हाँ ठीक है नोट कर लो, फिर रब कर दूंगा। नोट कर लो आराम से। कर लिया ओके अब इससे एक बात समझ में आई, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। सही बात है ना? जितने ज्यादा हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना बढ़िया सीबेट बनेगा ना। फिर सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाएंगे तो उनको अट्रैक्ट तो न्यूक्लियस ही करेगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही तो बढ़ेगा मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ। हाँ क्लियर है? बिकॉज ऑफ द अबव टू, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, alkali metals are soft and have low melting point and boiling point, whereas transition metals are hard and high MPPP। ये समझ में आया? देखो ध्यान से, ऊपर वाले फैक्टर से कंपेयर करो। न्यूक्लियस पे चार्ज भी ज्यादा होता है ट्रांजिशन मेटल में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होता है। किसी भी एक को कंपेयर कर लो ना, सोडियम को ले लो, क्या कॉन्फ़िगरेशन है 3s1, कॉपर को ले लो 3d10 4s1। हाँ राइट? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ती है 4s2 तो सब में ही है, उसके बाद हाँ 3d की तो पूरी लाइन लगी हुई है। हाँ राइट? और न्यूक्लियस पे उसके अंदर चार्ज भी ज्यादा होता है ट्रांजिशन मेटल में। ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे तो एमपीवीपी भी हाई होंगे और हाँ हार्ड। ठीक है क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ ठीक है रब कर दे। van der Waals forces, weakest force exists everywhere। अंधेरी से लेकर के वाशी तक एग्जिस्ट करता है। अंधेरी वाला एटम वाशी एटम के साथ वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ा हुआ है। ये सबके पास इलेक्ट्रॉन है और सबके पास में न्यूक्लियस है। राइट? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, बट R की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यहाँ इसलिए लिया है, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं ये। बेसिकली वैन डर वाल्स फोर्स की कैटेगरी है आयन डाइपोल। ये बता देता हूँ मैं कैसे बनता है, ताकि वो बाई चांस अगर पूछ लेता है तो। फिर डाइपोल डाइपोल, ion induced dipole, dipole induced dipole। अब ये कैसे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आयन डाइपोल का क्या मतलब होगा? आयन डाइपोल का मतलब होगा Na+ यहाँ रख दो और HCl यहाँ रख दो, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इसके बीच में जो फोर्स होगा आयन और डाइपोल के बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स होगा, सोडियम प्लस और सॉरी रिवर्स बना दिया मैंने, Cl डेल्टा नेगेटिव इधर होगा और H डेल्टा पॉजिटिव इधर होगा। अब ये Cl डेल्टा नेगेटिव और Na+ के बीच में जो फोर्स होगा वैन डर वाल्स फोर्स ही तो है। हाँ ठीक है, आयन और डाइपोल के बीच में। इसी तरीके से डाइपोल डाइपोल, ठीक
HCl यहाँ बना दो और एक HCl यहाँ पे बना दो, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये वाला फोर्स। फिर आयन इंड्यूस्ड डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल मतलब Na+ रखो और यहाँ पे आप हाइड्रोजन एटम ही रखो, बट वो जो हाइड्रोजन एटम है वो किस तरीके का है, जैसे H2 है, लेकिन ये जो H और H है इसमें क्या होगा, ओरिजिनली तो कोई चार्ज नहीं है, बट ये जो हाइड्रोजन एटम है, इसको यहाँ बना देता हूं मैं, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसके पास न्यूक्लियस होगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन एक पॉसिबिलिटी है राइट साइड में रहे या लेफ्ट साइड में रहे, जब सामने कैटायन होगा तो कैटायन उसके अंदर इंड्यूस करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में आ जाएगा, तो वो पार्शियल चार्ज क्रिएट कर देगा H के ऊपर, समझ रहे हो? ठीक है। यहाँ पे जो Na+ होगा और इन दोनों के बीच में जो आपका फोर्स होगा दैट विल बी आयन इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ओके, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में वही यहाँ पे आप Na+ के बजाय यू कैन कीप HCl, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, और यहाँ पे वही H2 रख दो, लेकिन H2 में जो सिचुएशन होगी वो ऐसी होगी कि यहाँ पे उल्टा बना दिया मैंने, Cl डेल्टा नेगेटिव, H डेल्टा पॉजिटिव, न्यूक्लियस, और एक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस साइड में है, और ये H एटम है, ये भी अपने आप में हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे इनके समझना है? मतलब एक और अच्छा, अब इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ कैसी होगी, मान लो ये 1 2 3 और 4 रखे हैं, तो आयन डायपोल वाला सबसे आगे होगा, सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में डायपोल डायपोल वाला 1 2 3 होगा, फिर आयन इंड्यूस्ड डायपोल, फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ये इसका स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, मतलब जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा होगा ना, चार्ज के हिसाब से ऑर्डर दे दिया। क्लियर हो गया? क्लियर है। ठीक है, छोटे मोटे सारे खत्म हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आ जाते हैं, लास्ट बचा हुआ, इसके बाद थ्योरी ऑफ मिससेलेनियस बॉन्डिंग पूरी खत्म हो जाएगी। ये रख कर दूं? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है वो आपको बता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यू कैन से, इसको वैन डर वाल्स फोर्स की बस कैटेगरी में नहीं डाला था क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ था वो काफी स्ट्रांग था। ये इस तरह की चीज है कि बेसिकली आपके पास में कोई भी एक हाइड्रोजन है, जैसे एक H है यहाँ पे, और यहाँ पे अमोनिया मतलब NOF, या तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, NOF तो टॉप 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज। NOF के अलावा कहीं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, Cl में होती है बहुत कम एक्सटेंट तक होती है, NOF में होती है जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। NOF अगर सामने है तो इनके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्जेस होंगे, इनके, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये सामने आएंगे तो वैसे डेल्टा पॉजिटिव कर ही देंगे उसको। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दिस वन और दिस वन और दिस वन, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, वही K(Q1 Q2 upon R square, but specifically NOF and nothing else. ओके। कोई और आएगा ना, वो टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में नहीं होगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड वीक होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स में चला जाएगा। हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ NOF में काफी स्ट्रांग देखी गई, ज्यादा होती है इसलिए तो अलग से क्लासिफिकेशन कर दिया गया, इसलिए ये वैन डर वाल्स में नहीं है। हाँ ठीक है, राइट। अच्छा, अब बेसिकली दो तरह के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन वन मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर के एग्जांपल्स ले लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं बेसिकली, अभी
फॉर एग्जांपल आपका ये जो होता है ग्लिसरीन वगैरह होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे CH2OH 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 है, इसके अंदर विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाई? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये आएगा, ध्यान से देखना, ऊपर बना देता हूँ मैं, ऊपर वाला रब कर दूं, ये रब कर दूं, हाँ ये ग्लिसरॉल का एक कंपोनेंट लिया है मैंने। अब उसके विस्कोसिटी क्या होती है, उसकी जो कहते हैं जितना ज्यादा विस्कोसिटी होती है उतना मुश्किल से लिक्विड बाहर आता है, मूवमेंट उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का कम हो जाता है। कम हो जाता है, ओके। हाँ, तो वो कब कम होगा? जब उसके बीच में फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगी। जब उसकी फोर्सेस ज्यादा होंगी। हाँ, जब उसके बीच में फोर्सेस ज्यादा होंगे, जैसे इसको बाद में लेते हैं और आसान एग्जांपल ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल C2H5OH ले लेते हैं। C2H5OH कैसा होता है? CH3CH2OH, यही होता है। अब हाँ CH2OH के जब दो मॉलिक्यूल आमने सामने आएंगे, CH3CH2OH एंड CH3CH2OH, इस साइड में ले लो आप OH, CH2CH3, यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। तो उसके दो एक तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई क्योंकि उसके दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हुआ, हाँ विद इन वन मॉलिक्यूल नहीं हुआ ना। और इंटर एच की वजह से अभी फोर्स बढ़ गया। अब ये तो मैंने एक कम एग्जांपल दिया, ऐसे तो हजारों लाखों मॉलिक्यूल होंगे सॉल्यूशन में, बहुत सारे इंटर एच होगी, उस इंटर एच की वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक है। राइट? हाँ, उसकी अच्छा ये तो हुआ, उसकी बढ़ गई। अभी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इसका जो फोर्सिंग है वो थोड़ा फोर्सेस बढ़ गए, स्ट्रॉन्ग। टोटल हाँ नंबर ऑफ फोर्सेस जो है इंक्रीज हो गए। हाँ ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से ये तो इथाइल अल्कोहल खुद के सॉल्यूशन की बात हुई। अगर उसको पानी में डाल दिया जाए, C2H5OH को वाटर में डाल दो, अच्छा इसमें विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, हाँ क्योंकि बॉइलिंग ओके। पॉइंट दो मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर नहीं होता है। राइट? पानी में डाल देंगे, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब पानी में डालेंगे तो ऐसी सिचुएशन होगी, देखो C2H5OH और HOH, एक और जो वाटर मॉलिक्यूल आएगा उसके साथ भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, हाँ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सही है? ठीक है। ओके, ये नोट करते जाओ, फिर मैं रब कर देता हूँ। कर लिया। हाँ, वाटर का खुद का जो सॉल्यूशन होता है H2O सॉल्यूशन, अच्छा H बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होगी वो FON इसी ऑर्डर में होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा 4, हाँ राइट? हाँ FON, हाँ 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 ठीक है। सबसे ज्यादा डेल्टा नेगेटिव इसी पे आएगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, राइट? अच्छा, अभी जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O का जो सॉल्यूशन होगा, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एक सेंट्रल एटम के आसपास कितने एटम्स हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अच्छा इसमें लिखा भी हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो कैसा होता है, इसमें फिगर भी बना हुआ है, जैसे एक OH ये हुआ, मतलब इसके आसपास टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, एक H2O इधर होगा, एक H2O इधर होगा, एक H2O इधर होगा, एक H2O इधर होगा। इससे बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होंगे। मैं मना नहीं रहा हूँ, तो H बॉन्डिंग बनाना बहुत आसान काम है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बना लो। हाँ ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो HF होता है, सेकंड HF, आप पहले नोट कर लो, क्योंकि HF बनाने के लिए ये इंट्रामोलिक्यूलर के अंदर में है। इंटर इंटर अभी तो इंट्रामोलिक्यूलर तो है नहीं, इंटर इंट्रामोलिक्यूलर विद इन मॉलिक्यूल होगा।
ये तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। इसको रब कर लो तो मैं HF बनाता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, HF बेसिकली जब गैस फेज में होगा, गैस फेज में बहुत सारी ये पॉलीमेराइक फॉर्म्स बनाएगा। पॉलीमेराइक जिगजैग फॉर्म तो बता देता हूँ। पॉलीमेराइक फॉर्म कैसे बनाएगा? HF, फिर ये HF, समझे? HF एंड सो ऑन। सही है। सॉलिड फेज में साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा HF5। वो कैसे बनेगा? एक HF है, दूसरा HF यहाँ बना लेना, मतलब सीधा सीधा पेंटागन बना लो ना। समझ में आ गया ना? हर जगह HF रखो और पास वाले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दो। हाँ। समझे? ये वाला HF यहाँ पे रखा आपने और ये HF यहाँ पे है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ना? हाँ होगी। ऐसे इधर हो जाएगी, पेंटागन बन जाएगा। HF5 भी होता है, HF6 भी होता है, हेक्सागन बना लो। ये सॉलिड स्टेट में होता है। गैस फेज में थोड़ा सा एनर्जी मिल गई तो थोड़े से बॉन्ड ब्रेक होंगे तो पॉलीमेराइक चेन बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद और हीट अप कर दो, HF का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल आएगा। ये रब कर दो। हाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH लो। लिक्विड फेज में डाइमेराइज हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कैसे डाइमेराइज होगा? COOH, राइट? अब डेल्टा नेगेटिव कहां पे मिलेगा इसको? सी डेल्टा नेगेटिव सी पे मिल जाएगा। नहीं, सी CO ओ ना, कहां से आ गया डेल्टा नेगेटिव? H पे तो नेगेटिव तो यहाँ पे है ना, इसको तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ये लेके जाएगा ना, हाँ। 5 पॉइंट है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरा का पूरा, हाँ। राइट? हाइड्रोजन कहां से मिलेगा? वो तो है ही OH वाला, दूसरा वाला लेके आएगा ना यहाँ पे। इसको सिंपल OH कर दो, ऐसा एक और OH आएगा यहाँ पे। ये OH आया, ये ऐसे हो गया। समझ में आई बात? राइट? एक OH और इधर कहीं बेसिकली फिर कार्बन और इसका कहीं पे C डबल बॉन्ड हो और ऐसे ये फिर चेन चलती है क्या? क्लियर हुआ? ठीक है। राइट? तो ये डाइमेराइज्ड फॉर्म में चला जाएगा। ओके। हाँ, इसके बाद ये रब कर रहा हूँ। एल्कोहल हाईली सॉल्युबल इन H2O, वो तो हो गई, समझ में आ गया होगा। ROH, सही है ना? हाँ। और क्या है? हाँ, अब अल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल। अब इसमें आइसोमेरिज्म पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? नहीं, स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ये आइसोमर्स होते हैं जैसे CH3 CH2OH और CH3OCH3, इनको आइसोमर कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, ये भी C2H6O है और ये भी C2H6O है। हाँ ठीक है, सेम वो पर डिफरेंट स्ट्रक्चर। हाँ, ये अल्कोहल होता है और ये ईथर होता है। जिसमें ऑक्सीजन बीच में आ जाता है उसको ईथर कहते हैं, जिसमें OH ग्रुप होता है उसको अल्कोहल कहते हैं। ये H2O में बहुत हाईली सॉल्युबल है
और इसको अगर पानी में डाल देंगे तो ये इनसॉल्युबल है। हाँ व्हाई? बिकॉज फ्लोट कर जाता है यहाँ पे कोई ईथर डबल का। बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके ऊपर जो पोलैरिटी होती है वो बहुत नॉमिनल होती है, तो वो डेल्टा नेगेटिव नहीं मिलने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती। अच्छा। समझ में आई बात? नोट कर लो। ऊपर वाला पार्ट में रब कर रहा हूँ। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि आपका वापस से यहाँ पे रिमेंशन कर देता हूँ, आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें इसमें डिफरेंस ये है, जैसे थोड़ी बहुत नेगेटिव पोलैरिटी तो यहाँ पे होगी, बट इसमें एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? मतलब वो नेग्लिजिबल तो अलग बात है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। आपका H NOF से जो जुड़ा हुआ है, इसमें ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये भी पीछे नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि तभी इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव बहुत हाई होगा। अच्छा हाँ बिकॉज वो ज्यादा है। हाँ यहाँ तो NOF से जुड़ना ही है, लेकिन पीछे भी बेसिकली उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप होना चाहिए जो इसके ऊपर सब्सटेंशियल डेल्टा प्लस क्रिएट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझसे कहोगे कि सर ये CH4 ले लो और सामने आप H2O को रख दो और H बॉन्डिंग करवा दो, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो डेल्टा नेगेटिव मिल जाएगा मुझे, ये वाला जो डेल्टा पॉजिटिव है वो मेरे काम का नहीं है, वो वैन डर वाल्स फोर्स में जाएगा। हाँ ठीक है। ईथर में यही होता है बेसिकली, ये डेल्टा नेगेटिव एक बार को अगर आप ले भी लोगे तो भी आपके पास में वाटर में आप डालोगे भी अगर इसको, ये जो डेल्टा नेगेटिव है ये काफी नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड कुछ नहीं है। और ये जो वाटर है यहाँ पे इसके पास में H और OH तो है, उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन तो ईथर है ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, ना तो NOF कंट्रीब्यूट कर पा रहा है ना H कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। समझ में आई बात? समझ गए। मतलब ईथर बहुत नेग्लिजिबली सॉल्युबल होता है, बहुत नेग्लिजिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी इस ऑक्सीजन की वजह से, बट वो अपने आप में बेसिकली पोलैरिटी नहीं जनरेट करेगा। समझाइएगा? अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, वहां पे और क्लियरली समझ में आएगा। जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये और बैठ के इसको न्यूट्रलाइज करते रहता है, वो कैसे होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट में समझ में आएगा आपको ऑर्गेनिक। ठीक है। एक तो डेल्टा नेगेटिव बेचारे के पास पहले ही नहीं है, डबल बॉन्ड है ही नहीं, थोड़ा बहुत जो पोलैरिटी आनी थी ना वो भी ये लोग बैठ के न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो एक्चुअली इसके ऊपर पोलैरिटी होती नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल होती है केवल उसके ऊपर। तो वो नेग्लिजिबल होने की वजह से खाली वाटर ही है उसके पास, सब कुछ है, बट फिर सॉल्युबिलिटी नहीं होगी ना विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथरिक नेचर इसको ऑर्गेनिक में कहते हैं, इथरिक नेचर इज नॉन पोलर नेचर। नॉन पोलर, ठीक है। जो कॉमन टर्म इथरिक नेचर है मतलब नॉन पोलर नेचर। हाँ, इसके बाद ये नोट कर लो, तो मैं इंट्रा-H के ऊपर आता हूँ। कर लिया। कर लिया? ओके। दूसरा है इंट्रा-H। इंट्रा-H मतलब विद इन वन मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। ऑल्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, देखो कैसा होता है। बेंजीन बनाओ, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाओ, और एल्डिहाइड लगाना है तो CHO ग्रुप लगा दो। अब CHO ग्रुप कैसा होता है? C डबल बॉन्ड हो और CH और डबल बॉन्ड हो, ये CHO होता है जिसको एल्डिहाइड कहते हैं, राइट? तो अब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी तो साथ ही दिखाई दे रही है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सही है? हाँ। इसके बाकी के भी जो एग्जांपल्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, ये ऑर्थो पोजीशन पे था इसलिए एकदम परफेक्ट था, लेकिन अगर ये इसमें दिया नहीं हुआ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर यही चीज आप यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दो और आप बेसिकली मुझसे कहोगे कि आप यहाँ पे OH ग्रुप लगा दो, और अब आप मुझसे कहोगे कि सर H बॉन्डिंग कर लो, नहीं होगी। पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, एडजेसेंट पे होगी, मेटा पे भी नहीं होगी। अच्छा। दूर चले जाएंगे ना, एक ऊपर एक नीचे है, कैसे आएंगे पास पास? समझ बात? हाँ। क्या हुआ, डिनर का इनविटेशन आया? नहीं नहीं अभी नहीं। अच्छा, अभी तो मतलब ये ऊपर नीचे
मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना बेटा, इन दोनों का पास में आना जरूरी है ना, एच बॉन्डिंग करेंगे कैसे? हाँ ठीक है एक ऊपर एक नीचे, एच बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक और मजेदार बात है, प्लस H2O प्लस H2O ये सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा, यहाँ पे प्लस H2O ये सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देगा। हाँ व्हाई? रीजन, यहाँ पे इंट्रा एच हमेशा सॉल्युबिलिटी को कम करता है, इंटर एच बढ़ाता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे इंट्रा एच हो गया तो ये खुद ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, या वाटर के साथ कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अब, और अगर नहीं बनाएगा तो सॉल्युबिलिटी कमी होगी, क्योंकि जो साइट थी जिस पर वाटर अटैक करके एच बॉन्डिंग बना के सॉल्युबल हो सकता था, डिसॉल्व हो सकता था, वो साइट तो खत्म हो गई ना आपकी। हाँ राइट, तो हाँ सॉल्युबिलिटी होगी ना, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। राइट। और यहाँ पे ऊपर और नीचे वाली दोनों साइड्स बची हुई हैं, दोनों पे आकर हाँ के तो आराम से बना लेगा। बॉन्डिंग बनाएगा, सॉल्युबिलिटी होगी। तो इंट्रा एच हमेशा सॉल्युबिलिटी को कम करता है, इंटर एच बढ़ाता है। राइट, बाकी तो एक कहानी इसमें लिखी हुई है, ये सब आप पढ़ लेना, ये ठीक है। हाँ, पहले ये ड्रॉ कर लो फिर बताता हूँ। कर लिया। रब कर दो। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, अमोनिया H2O HF के IMPPP होंगे, एच बॉन्डिंग की वजह से फोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ना। हाँ इंटर एच तो होगा ही नहीं, इंटर एच तो होगा। हाँ एमपीटी बीपीटी ठीक है ओके। सही है, इंटर एच तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इंटर एच तो जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है ऑर्गेनिक में ही होते हैं ज्यादातर, उन्हीं में हो सकता है, छोटे छोटे में तो इंटर एच ही होगा ना, एक मॉलिक्यूल में दो साइड तो मिलेंगी नहीं। हाँ ठीक है। H2O रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशंस पे ये लिक्विड होता है और H2S गैस होता है। व्हाई? इंटर एच, समझ में आया? फोर्स अगर बढ़ जाएगा तो गैस से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। हाँ तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है जबकि H2S गैस होता है। सिंपल। अच्छा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती ना, सल्फर आ गया, NOF। हाँ सल्फर आ गया तो वीक हो जाएगा। NOF हो गई नहीं ना, उसपे H बॉन्डिंग कहीं नहीं, NOF में होती है। सामने NOF होना चाहिए, जो हाइड्रोजन है वो भी NOF से अटैच होना चाहिए। क्लियर? ध्यान रखना, क्लियर। सामने NOF, जो हाइड्रोजन है वो भी NOF से अटैच। थर्ड, पर NH3 तो गैस होती है। हाँ NH3 तो गैस हुई ना। अमोनिया, हाँ हाँ मैंने तो ऐसा क्यों? कंपैरिजन कर रहे हैं वाटर H2O वर्सेस H2S, देन वी आर हाँ सेइंग दिस। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि वाटर वर्सेस H2S, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। अगर इसको हटा दूं मैं, मान लो, और मैं कहूं कि H2O लिक्विड होता है बिकॉज इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेंसलेस स्टेटमेंट है। अरे लिक्विड होता है हाँ, तो बेसिकली और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ द फैक्टर, राइट। इन दोनों को जब कंपेयर कर रहे थे तब हमने रीजन दिया कि भाई इसमें H बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें H बॉन्डिंग होती अच्छा ठीक है। है। डिस्टिंक्ट फैक्टर, आप एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को H बॉन्डिंग से डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है। उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स थोड़ी है, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड से तो बहुत पीछे आता है। हम्म। वैन डर वाल्स से बेटर है, कोवेलेंट से तो बहुत वीक है, राइट। अच्छा, थर्ड, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, बेसिकली Cl, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन है वो है 3.0 और Cl की भी 3.0 है। ये H बॉन्डिंग बनाता है, हाँ ये नहीं बनाता H बॉन्डिंग इज वेरी रेयर, बहुत क्योंकि रेयर। वो बहुत ही बहुत बड़ा होता है। हाँ वही लार्ज साइज, वही है, साइज बड़ा हो जाएगा तो ये साइज बड़ा साइज छोटा इसी यही सब। ओके कि 1 q2 अपन r स्क्वायर में वो हो जाएगा ना, r बड़ा हो गया तो फोर्स और कम हो जाएगा, दैट इज व्हाई। अच्छा, इसके बाद में ये अब कर दो, ये सब नोट कर लिया आपने? हाँ हाँ
लिक्विड ऑब्लिक एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसोसिएट होगा प्लस वाटर में और ये बनाएगा F माइनस नहीं बनाएगा, ये HF2 माइनस बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एक्चुअली ये H प्लस और F माइनस बनाएगा, फिर ये जो F माइनस है यहाँ पे जो HF इसको दिखाई देगा उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा ये HF। ठीक है। तो बेसिकली ये प्लस वाटर नहीं ज्यादा प्रॉम्प्ट होगा, HF का लिक्विड सॉल्यूशन है। वाटर आ जाएगा तो और डिसोसिएशन करके इसी में रख देगा वाइटेड। वाटर में भी ये कुछ एक्सटेंट तक मिलेगा, बट मेजरली इसके प्योर लिक्विड सॉल्यूशन में ये कॉन्फिगरेशन मिलेगा। F माइनस बनते ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक और HF मॉलिक्यूल्स है, अबंडेंस होगा ना HF का वहां पे। हाँ दैट इज व्हाट। ठीक है, हो गया खत्म। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गया। ठीक है, तो ये मिससेलेनियस बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है अपना। अब बस नेक्स्ट टर्न पे अपने को सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो यहाँ पे ये रख कर लूँ, नोट कर लिया। हाँ हाँ अब देखो क्या क्या ट्यूसडे। हाँ नेक्स्ट टर्न ट्यूसडे को है। ट्यूसडे को हम क्या क्या करने वाले हैं, एक तो डिस्कशंस में CT2 and RDPP2। ठीक है, हाँ और नेक्स्ट टर्न पे फिर आएगा। आप ये नेक्स्ट टर्न पे पूरा अच्छे से रिवीजन करना है आपको। असाइनमेंट में ये तो है ही, प्लस बेसिकली असाइनमेंट में ये है कि पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेना कि नेक्स्ट टर्न पे बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी नहीं बचेगा। MOT कंप्लीट करके लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स विल बी देयर, क्योंकि उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स और वो सारी चीजें हैं केमिकल बॉन्डिंग के, क्योंकि ये थ्योरी वाला पार्ट मेजरली पूरा खत्म हो गया है। तो बस MOT में हार्डली आधा घंटा लगेगा इसको बताने में। उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को, क्योंकि उसके बाद वो मैं असाइनमेंट में दे दूंगा। राइट, तो आप पूरा थ्योरी नोट सारे रिवाइज कर लेना अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग। हाँ अभी संडे तक तो बेसिकली संडे है, तो मैं टेस्ट पेपर वही सुबह भेज दूंगा 10-11 बजे के आसपास। आप उसको शाम को दो। कल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाली रिवाइज करो। मंडे को तो RDPP2 कब सॉल्व करोगे? वो या तो मैं नहीं भेजता हूँ, क्या करना है, CT2 आ गया ना बीच में, तो ये मंडे को कल का दिन तो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के रिवीजन में जाएगा ना बेटा, क्योंकि कल हाँ RDPP2 है ना शाम को। हाँ तो RDPP2 आप रिवाइज कर मतलब RDPP2 अटेम्प्ट कर पाओगे मंडे को? क्योंकि कर लूंगी नहीं मतलब और भी सब्जेक्ट बीच में आते होंगे ना पढ़ने के लिए। हाँ, तो 2 सब्जेक्ट क्लास है मेरी, पर मतलब ज्यादा कुछ मतलब क्लास का होमवर्क मिलेगा तो फिर उसके बाद वो ट्यूसडे को करूंगी ना उसका होमवर्क। नहीं, आप एक काम करो ना, अभी RDPP1 आपका बचा हुआ है, आप RDPP1 पूरा सॉल्व कर लो। चलो मैं RDPP2 भेजता हूँ, लेकिन थोड़ा छोटा भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा छोटा भेज ना, थोड़ा छोटा भेज देता हूँ, उसको अटेंड कर लेना। और हाँ ठीक है ना, ट्यूसडे को आपको टाइम मिलेगा ना? ट्यूसडे को सुबह कोई क्लास नहीं है ना? नहीं, ट्यूसडे क्लास नहीं है। हाँ, तो मंडे डोंट कीप इट फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि केवल केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ते रहोगे। हाँ मंडे हाँ मैथ्स के लिए आप ट्यूसडे को वापस से सुबह ही RDPP2 अटेम्प्ट करना और ये नोट्स हाँ रिवाइज कर लेना केमिकल क्या बॉन्डिंग। मंडे को ही भेज देना एक्चुअली, क्योंकि क्या होगा कि मंडे को मेरी क्लासेस रहेंगी ना, तो क्लासेस से पहले तो होमवर्क नहीं मिलेगा है ना, क्लास के बाद ही तो होमवर्क मिलेगा। ट्यूसडे को मैं यूजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का करती देखो हूँ। मैं भेज दूंगा मंडे को ही, मैं तो कल भी भेज सकता हूँ, बट एक चीज समझो, ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना बहुत डेंजरस है। आई टेल यू व्हाई। आपको होमवर्क भले ही क्लास के बाद मिलेगा, लेकिन जब आप लेक्चर अटेंड करने जाते हो ना, उससे पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ा करो, क्योंकि आप रेलेवेंट डाउट्स पूछ पाओगे। वो मैं सोच रही हूँ। हाँ आपको जो भी अटेम्प्ट भी करना है, जैसे आई वुड प्रेफर कि आपको केमिस्ट्री की क्लास ट्यूसडे को शाम को है, आप ट्यूसडे सुबह से केमिस्ट्री पढ़ो, मंडे को उसको मत पढ़ो। क्योंकि मंडे को आप पढ़ोगे, आप जो आपने मंडे को सुबह पढ़ा, फिर ट्यूसडे को शाम को डाउट पूछोगे, आधी चीजें तो गायब भी हो जाती हैं दिमाग में से। हाँ तो आप आराम से ट्यूसडे को ही केमिस्ट्री पढ़ो और मंडे को फिजिक्स या मैथमेटिक्स की क्लास है मंडे को। हाँ दोनों की है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों की है ना?
तो अब मंडे को मॉर्निंग से भाई आपका जो CT2 है वो कल शाम को खत्म हो जाएगा, राइट? हाँ मंडे को हाँ सुबह से लेकर के शाम तक इवनिंग में ही होंगी ना क्लास, कब है? हाँ। शाम क्लासेस तो एक सुबह एक शाम है। मॉर्निंग में कौन सी कितने बजे है? मंडे को सुबह 7। मॉर्निंग 7 o'clock। हाँ अभी जब इतना कंपल्सन नहीं है तो सुबह मत रखो। द आइडियल सिचुएशन है कि सुबह से शाम तक आप उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लो, शाम सर को। को टाइम नहीं मिलता ना, वो आधे में पढ़ाते हैं ना। वो तो बात सही है, लेकिन मतलब वो ठीक है, तो वो आपको उस दिन एफर्ट, वही है कि संडे को आप CT2 कब दोगे? जैसे अभी आज सैटरडे हो गया, पीरियोडिक भी आपको, या तो आप बोलो तो मैं CT2 नहीं रखता हूँ, क्योंकि समवेयर देखो, आपको CT2 आप दोगे और रिवीजन करके नहीं दोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हम्म, होंगी फिर वो एक्चुअल असेसमेंट नहीं हो पाता है, हाँ राइट ना? तो CT2 अगर देना है तो अपने को रिवीजन करके ही देना है, विदाउट रिवीजन देने का मतलब नहीं है, क्योंकि CT2 होगा पहले से और ज्यादा एनहांस्ड होगा, तो CT2 रिवाइज हाँ करने के लिए, पीरियोडिक रिवाइज करने के लिए क्या आपको कम से कम कंफर्टेबली भी 2 घंटे तो चाहिए होंगे, हाँ राइट? तो वो जो 2 घंटे हैं, या तो आप ऐसा कर लो, आपका परसों का जो लेक्चर है, जैसे फिजिक्स का लेक्चर या मैथ्स का जिसका भी है, वो मॉर्निंग 7 o'clock, आप कल का पूरा दिन मैथमेटिक्स पढ़ो, शाम को 4 बजे से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रिवाइज करो। हाँ ठीक है। टेस्ट तो 6 साढ़े 6 बजे दोगे ना, तो हाँ आप मैथ्स पढ़ लो, क्योंकि अगले दिन सुबह मैथ्स का, या फिर किसका लेक्चर है, मैथ्स का फिजिक्स है, मैथ है। तो अगले दिन सुबह सुबह मैथ्स का लेक्चर है, तो पूरा दिन मैथ्स पढ़ लोगे, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो सुबह हो जाएगा। फिर उसके बाद हाँ ठीक है। लेक्चर अटेंड करने के बाद पूरा दिन फिजिक्स पढ़ो, क्योंकि शाम को फिजिक्स का लेक्चर होगा आपका। फिर केमिस्ट्री ठीक का है। ट्यूसडे को आने दो, हाँ ठीक है। क्योंकि CT2 तो हो ही जाएगा, उसके डाउट वाउट कंसोलिडेट करना है, 1-2 घंटे वो कर लो, RDPP2 कर लो, थ्योरी नोट्स रिवाइज कर लो, 10 बजे से लेके 4 बजे तक भी पढ़ोगी ना, 6 घंटे में मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा टाइम लगेगा ही ठीक है। नहीं। ब्रीथिंग स्पेस भी होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके अगर पढ़ाई करोगे उसमें भी दिक्कत है। हाँ दिन में स्टडी अगर आप बिल्कुल साइलेंस में 5 घंटे भी कर लेते हो ना, मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल आराम से करोगे ना, क्या होगा, आपका माइंड भी तभी तो साथ देगा। आप बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस ले लोगे, जो आता है वो भी भूल जाओगे, हाँ है ना? तो वैसा कभी मत करो। अभी जो मैंने शेड्यूल बनाना उसको फॉलो करके देखो, बहुत पीस ऑफ माइंड रहेगी, और इमीडिएट पढ़ाई की हुई होगी तो डाउट वाउट सब अपन अच्छे से पूछ पाएंगे क्लास में, ठीक है। है ना? ओके। असाइनमेंट में भले है वो तो मैं कल ही भेज दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट शेड्यूल आप लिखिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके। चलो, ओके, बाय बाय। बाय।